एक बार साउंड चेक करिए। हेलो। हेलो। ठीक। चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। आज हम लोग 41 नंबर सेट जो कल का आपका हुआ था उसी का डिस्कशन हम करेंगे। आप लोगों के पास 41 नंबर सेट क्वेश्चन होगा और उसका डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो इसको हम करा देते हैं और आज वाला जो होगा कल करा देंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जो रेस्ट बचा हुआ है वो भी हम कोशिश करेंगे समय निकाल करके आपके टेस्ट का डिस्कशन करा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 6 to 8 9 10th में जो आपका ये टेस्ट डेली टेस्ट होता है और उसका डेली डिस्कशन होता है, ये 41 नंबर सेट का डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। 41 नंबर टेस्ट सभी लोगों के पास होगा और उसी का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है वो आपका यहाँ पर दे रखा है। पायरलियोमीटर की अगर बात करता है तो आपको ध्यान रखना, पायरलियोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये रेडिएशन, सोलर के रेडिएशन यानी कि सन का जो रेडिएशन होता है, सन से जो पृथ्वी तक जो एनर्जी पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसी का ये मेजरमेंट करता है। तो सोलर रेडिएशंस को मापने के लिए, सोलर रेडिएशंस का मेजरमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग पायरलियोमीटर एक डिवाइस है, इसी डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं? सोलर रेडिएशंस का मेजरमेंट करते हैं। इससे हम सोलर रेडिएशंस को मापते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, सोलर रेडिएशंस को मापने का ये कार्य करता है। इसको मापता है तो आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा सोलर रेडिएशंस को मापता है। सोलर रेडिएशन को मापता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा सोलर रेडिएशंस को मापता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम पैरेलियोमीटर की बात कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन को मापता है। अब आपको लगेगा सर सोलर रेडिएशन है क्या, तो समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम सूरज की बात करते हैं तो सूरज से चारों तरफ जो हमारा यहाँ से प्रकाश निकलता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हमारी पृथ्वी पर अगर आती है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा गोलाकार जो होता है वो हमारा पृथ्वी है और इसको हम पृथ्वी मान लिए। तो इस पृथ्वी पर जो सूरज की रोशनी पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पहुंचता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा पहुंचता है पृथ्वी पर, मेरे भाई ये एक प्रकार का रेडिएशन है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसी को सोलर रेडिएशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर सोलर रेडिएशन के नाम से हम जानते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सोलर रेडिएशन ही तो है। तो इसी सोलर रेडिएशंस को मेजरमेंट करने के लिए एक्चुअली में ये वेव के रूप में आता है, लेकिन है क्या? तो सोलर रेडिएशन है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो सन से पृथ्वी तक हमारा रेडिएशन आ जाता है या रेडिएशन के कारण जो एनर्जी हमारा पृथ्वी तक पहुंचती है उसको सोलर रेडिएशन कहते हैं। और उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पायरलियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन की अगर आंसर करना होगा तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे? तो बी करेक्ट करेंगे। ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखिएगा। ये कैसे गमन करती है? याद रखना, ये सीधी रेखा में गमन करती है। ये सीधी रेखा में गमन करते हुए पृथ्वी तक पहुंचती है। सीधी रेखा में गमन करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सीधी रेखा में गमन करती है और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन ये जो रेडिएशन हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है उसी को सोलर रेडिएशन कहते हैं। और सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम पैरेलियोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से ध्यान रखना। अगर मेरे भाई हम लोग को ध्यान रखना है, अगर इसके तापमान को मापना होगा तो हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर रेडिएशन टेम्परेचर को अगर मेजरमेंट करना होगा, ये टर्म अलग है, इस बात को ध्यान रखना। ये रेडिएशन टेम्परेचर की हम बात करते हैं। अगर रेडिएशन टेम्परेचर का अगर मेजरमेंट करना होगा तो हम यहां पर इस्तेमाल किसका करेंगे? तो रेडिएशन टेम्परेचर को मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर हम लोग यहां पर पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये पायरोमीटर हमारा क्या है? तो एक थर्मामीटर की तरह होता है। और ये पायरोमीटर क्या करता है? तो यहां पर रेडिएशन टेम्परेचर को मापता है। यहां फोकस कीजिएगा, ये किसको मापता है? ये सोलर रेडिएशन को मापता है। और रेडिएशन टेम्परेचर को मापने की बात करेगा तब हम पायरोमीटर की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। और पायरोमीटर हमारा विदाउट कॉन्टेक्ट, मेरे भाई आप समझ लीजिए कि ये बिना कांटेक्ट में गए ये क्या करता है? तापमान का मेजरमेंट करता है, वो हमारा पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर हमारा एक प्रकार का थर्मामीटर होता है। पायरोमीटर चूंकि तापमान मापता है, तापमान कौन मापेगा? थर्मामीटर मापता है। तो पायरोमीटर एक प्रकार का हमारा थर्मामीटर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
ये हमारा क्या करता है, तो कहेंगे ये एक प्रकार का हमारा थर्मामीटर, ये एक प्रकार का हमारा थर्मामीटर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और थर्मामीटर जाहिर सी बात है तापमान ही मापेगा। तो रेडिएशन टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर, और अगर आपसे बोलेगा सोलर रेडिएशन को मापने के लिए तो हम कहेंगे वहां पर पैरेलियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों अलग चीज है। आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर हम लोगों को ये ध्यान ध्यान रखना है, सन स्पॉट्स की बात करते हैं, तो जो सन के ऊपर स्पॉट्स बनता है, सन के ऊपर जो स्पॉट्स बनता है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण सन स्पॉट्स बनता है। आप देखिएगा जो हमारा सूरज होता है उस पर कहीं कहीं पर दाग धब्बा आपको नजर आता है। ये जो दाग धब्बा हमारा होता है सन स्पॉट्स, ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। ध्यान रखेंगे ये किसके कारण होता है, तो ये चीज कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हमारा ऐसा होता है। ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट आप ध्यान रखेंगे, यहां पर मेरे भाई चुंबकीय प्रभाव के कारण हमारा क्या होता है, सन में स्पॉट्स बन जाता है, उसी को कहते हैं सन स्पॉट्स। तो ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट सन स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सोलर रेडिएशन को अगर मापना होगा, ये रेडिएशन को मापने के लिए अगर हम बात करेंगे तब हम यहां पर कहेंगे कि पायरोमीटर होगा। लेकिन अगर रेडिएशन टेम्परेचर को अगर मापना होगा तब हम पायरोमीटर की बात करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि भारहीनता कब होती है। एक बात बताइए मेरे पे, भारहीनता की जब बात आती है इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई वस्तु, अगर मान लेते किसी वस्तु का भार निकालते हैं तो भार का मतलब क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान और गुना में क्या करेंगे जी। दुनिया में जितनी भी वस्तु है, चाहे छोटी वस्तु है या बड़ी वस्तु है, फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी वस्तु का अगर भार निकालेंगे तो वो m गुना जी ही होगा। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिए, फॉर्मूला सबके लिए सेम होगा। अगर आप किसी भी वस्तु का भार निकालते हैं, अगर इस पेन का भार कितना है तो कहेंगे m गुना जी, अगर कहेगा हमारा भार कितना है तो कहेंगे m गुना जी। दुनिया में जितने भी वस्तु आप देखते हैं सभी का भार क्या होता है, तो कहेंगे m गुना जी ही होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर कोई वस्तु भारहीन होगा, अगर कोई वस्तु भारहीन होगा इसका मतलब भार का मान 0 होना चाहिए। तो मेरे भाई द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की अगर हम बात करते हैं, अगर वस्तु है तो उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो इसको तो आप 0 नहीं कर सकते हैं। लेकिन जी का मान 0 हो सकता है। जी का मान 0 कहां होता है, तो जी का मान हमारे स्पेस में 0 होता है। जी का मान 0 कहां होता है, तो जी का मान हमारे पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई भारहीनता की जो स्थिति होती है ना, जब तक गुरुत्वाकर्षण त्वरण की हम बात करते हैं, जो इस जी की हम बात करते हैं, ये अगर 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे ये भारहीन हो जाएगा। और अगर ये टर्म अगर 0 हो गया तो हम कहेंगे द्रव्यमान 0 नहीं होगा, जी 0 होता है, तब कहेंगे भार का मान हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा 0 हो गया। अगर मेरे भाई भार का मान 0 हो गया, यदि भार का मान 0 हो गया तो इसी को हम कहते हैं भारहीनता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग भारहीनता कहते हैं, यानी उसके अंदर कोई भार नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जी का मान 0 तो हमारा होगा, लेकिन जी का मान 0 कहां पे होता है, तो स्मॉल जी का मान जो 0 होता है ये पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। स्मॉल जी का मान जो 0 होता है, याद रखें, ये पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है। साथ ही साथ स्मॉल जी का मान अगर 0 की अगर हम बात करेंगे, ये कहां पर और 0 होगा, तो आपको ध्यान रखना। चलो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं। स्मॉल जी की जो वैल्यू है ये 0 कहां कहां पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होगा। साथ ही साथ स्मॉल जी का मान 0 कहां पर होगा, तो याद रखना मेरे भाई, हम स्पेस की बात करते हैं, हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, हम स्पेस की बात करते हैं। जब अंतरिक्ष में अगर आप जाते हैं तो उस अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है, यानी कि मेरे भाई वहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाता है, स्पेस में 0 होता है। ध्यान रखेंगे। तो अगर गुरुत्वाकर्षण की अगर शून्य स्थिति होगी, गुरुत्वाकर्षण का शून्य स्थिति कहने का मतलब है जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो 0 की बात कर रहा है। स्मॉल जी की वैल्यू की क्या बात कर रहा है, तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति कहने का मतलब है कि स्मॉल जी का वैल्यू हमारा 0 होगा। अगर स्मॉल जी का वैल्यू 0 हो गया तो कहेंगे भार का मान 0 होगा, तब आप वहां पर भारहीन फील करेंगे, आपका कोई भार नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। घटने से नहीं होगा मेरे भाई। निर्वात की स्थिति में जो होता है, तो निर्वात की स्थिति में सबसे अधिकतम भार मिलता है। किसी भी वस्तु का भार, मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम किसी भी वस्तु की हम बात कर लेते हैं। चलो इसमें ऐसे लिखते हैं, यहां पर हम किसी भी वस्तु का भार, ध्यान रखना मेरे भाई, किसी भी वस्तु का अधिकतम भार की अगर हम बात करते हैं, कहां पर, तो कहेंगे अधिकतम भार की अगर बात करते हैं, अधिकतम भार कब फील होता है, तो निर्वात की स्थिति में होता है। ये कहां पर होगा, तो ये निर्वात की स्थिति में होता है। इस बात को ध्यान रखना।
निर्वात की स्थिति में हमारा होता है। निर्वात का मतलब आप क्या समझते हैं? निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर हमारा क्या हो, निर्वात का स्थिति कहने का मतलब है जहां पर हमारा कोई भी चीज नहीं हो। जैसे ये रूम है, इसको निर्वात अगर बनाना, वैक्यूम करना है, तो इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी एयर तक भी हमारा इसमें नहीं होगा, उसको निर्वात कहते हैं। और उसी में किसी वस्तु का एक्चुअल भार, किसी वस्तु का जो अपना भार होता है वो आपको फील होगा, जो उसका मैक्सिमम भार हमारा हो सकता है, एक्चुअल भार जो उसका होगा वो आपको मिलेगा। तो किसी भी वस्तु का जो एक्चुअल भार होता है वो हमारा कहां पर मिलता है? एक्चुअल भार बोलिए तो और ज्यादा सही होगा कि किसी भी वस्तु का जो आप कह सकते हैं यहां पर एक्चुअल जो हमारा भार होगा वो कहां मिलता है। तो किसी भी वस्तु का एक्चुअल भार की अगर हम बात करते हैं तो निर्वात की स्थिति में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा ऐसे भी नहीं होगा, चूंकि हम लोगों को यहां पर भारहीनता की बात कर रहा था, और भारहीनता का मतलब हम सीधा कहेंगे कि भार का मतलब हमारा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो वह क्यों होती है, ये आपसे पूछा गया। एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है, और जो टर्म बताते हैं वो उसको ध्यान रखना। वर्षा की बूंदें जो होती है, वर्षा की बूंदें कैसी होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है। अगर वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो मेरे भाई याद रखना, ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण हमारा आता है। ये पृष्ठ तनाव के कारण याद रखेंगे, ये पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्षा की बूंदें या पानी की बूंदें, वर्षा की बूंद बोले या फिर पानी की बूंद बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको यहां पर पानी की बूंद भी बोल दे तो चलेगा। तो वर्षा की बूंद या पानी की बूंदें गोलाकार अगर होती है, कैसी होती है? अगर वह स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, तो याद रखना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पूरा टर्म लिखेंगे और यहां पर हम कहेंगे सर वो हमारा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? तो कहेंगे पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दूसरा बात मेरे भाई, एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में ये पूछता है, दूसरे क्वेश्चन को भी हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम का एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे कि पानी या वर्षा की बूंदें गोलाकार होगी तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला पॉइंट हमारे सामने में आता है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं, इसी को इंग्लिश में सरफेस टेंशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो सरफेस टेंशन हमारा होता है, ये कहां पर होता है? तो सरफेस टेंशन किसी पानी के अंदर नहीं होता, पानी की सतह पर होता है। याद रखेंगे मेरे भाई, ये हमारा पानी की सतह पर हमारा सरफेस टेंशन होता है। कहां पर? तो कहेंगे पानी की सतह पर, पानी की सतह पर सरफेस टेंशन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन पृष्ठ तनाव का अगर कारण अगर आप पूछता है, पृष्ठ तनाव का अगर आपसे कारण पूछता है, तो याद रखना ये हमारा यहां पर अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होता है, जिसको हम लोग स्वसंजक, असंतुलित स्वसंजक बल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कहेंगे यहां पर स्वसंजक बल कह दीजिए, या फिर इसी को असंतुलित यहां पर स्वसंजक बल के नाम से कहिए। अनबैलेंस स्वसंजक बल की हम बात करते हैं, इसको स्वसंजक बल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ये हमारा कोहेसिव फोर्स होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग यहाँ पर कोहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा कोहेसिव फोर्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ड्यू टू स्वसंजक बल, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स हमारा क्या होता है? पृष्ठ तनाव डेवलप करता है। मेरे भाई ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हमने आपको बताया है, ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखना। और जो स्वसंजक बल होता है हमारा, ये कौन सा बल है? ये आंतरिक बल हमारा होता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले जो बल होते हैं उसको अंतराण्विक बल कहते हैं। और उसी अंतराण्विक बल में दो तरह का बल होता है, एक स्वसंजक होता है, एक असंजक होता है। स्वसंजक बल सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, और असंजक बल हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। लेकिन ये स्वसंजक और असंजक बल जो हमारा होता है, ये अंतराण्विक बल ही है दोनों, इस बात को ध्यान समझिएगा। तो मेरे भाई ये कारण आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, दोनों के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। चलो इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है जल में पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन तो मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा दिख रहा है कि हमारे आंसर क्या होंगे, तो जल में पृष्ठ तनाव के कारण होगा, यानी कि जो पानी की सतह होगी वहां पर पृष्ठ तनाव के कारण हमारा होगा। तो मूल कारण आपसे पूछा गया था, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, ये सब हमारा फर्जी है, ये सब फालतू इन्फॉर्मेशन से, तो हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं, तो याद रखें अगर हम टेम्परेचर, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, अगर हम तापमान बढ़ाते हैं किसका, तो पानी का तापमान बढ़ाते हैं। मेरे भाई हम पानी को कंसीडर कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये पानी के लिए हम पढ़ रहे हैं या किसी द्रव पदार्थ के लिए हम पढ़ रहे हैं? पानी बोल दीजिए या किसी द्रव पदार्थ की अगर बात कर लीजिए, तो हम यहां पर द्रव पदार्थ की बात कर रहे हैं। अगर द्रव पदार्थ के लिए अगर हम लोग देखना चाहते हैं, कोई भी द्रव पदार्थ हमारा काय नहीं हो, अगर उसके तापमान को बढ़ाते हैं तो याद रखना पृष्ठ तनाव का मान घटता है। हमेशा के लिए याद रखना है कि अगर तापमान बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव का मान घटता है, और जब पृष्ठ तनाव का मान घटता है मेरे भाई, तो याद रखना कि इसके अंदर स्वसंजक बल का मान भी घटता है।
किसका मान घटेगा, तो कहेंगे स्वसंजक बल का मान भी घटता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा मेरे भाई, जो पृष्ठ तनाव का मान हमारा जीरो कब होता है, ये जीरो कब हो जाता है, तो याद रखना मेरे भाई, एक टेम्परेचर हमारा होता है जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, एक तापमान होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और याद रखना कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर पृष्ठ तनाव की वैल्यू जीरो होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर पृष्ठ तनाव का जो मान होता है, पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वो हमारा शून्य होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये दो जो पॉइंट्स अलग से हम लिखा है, ये आपके एग्जाम का मेरे भाई एकदम टू द पॉइंट आपके एग्जाम में आता है। सबका रीजन है, सबको समझिए, और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको ये बशर्ते कि आपको किसी भी सूरत में आना चाहिए, तब जाकर के आप प्रॉपर आंसर कर पाएंगे। तो ये भी अलग से ध्यान में रख लीजिएगा। किसी भी द्रव पदार्थ को गर्म अगर करिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव हमेशा कम होगा, और जब पृष्ठ तनाव कम होता है तो कहते हैं उसका स्वसंजक बल हमारा कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा। और क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा पानी फेज चेंज नहीं करता है। क्योंकि पानी की तीन ही अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। उसके ऊपर गैस ही होगा, उसके ऊपर हमारा वो फेज चेंज नहीं कर पाता है। इसीलिए हम कहते हैं उसके ऊपर हमारा कोई सतह नहीं बनता है, तो हमारा पृष्ठ तनाव की वैल्यू जीरो हो जाती है। और भी बहुत सारी कहानियां, लेकिन हम लोग को सिंपल वे में समझना है, जितना बात आपको बताया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है। अगर हम वाष्प की बात करते हैं मेरे भाई, भाप से हाथ में अधिक जलन फील होता है अपेक्षाकृत उबलते जल की बात करते हैं। जबकि उबलता जल की अगर हम बात करते हैं तो उबलता जल हमारा जो बॉइल वाटर होता है, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम यहां पर बॉइल वाटर की बात करते हैं, या फिर हम अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, यदि हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, यदि हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, ये सबको पता होगा कि इसकी वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें मेरे भाई किसी को दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात आपको ये भी पता होगा, अगर हम लोग इवेपोरेशन ऑफ वाटर की अगर बात करते हैं, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी हमारा कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो आपको ये भी पता होगा। इवेपोराइजेशन की अगर हम बात करते हैं, इवेपोराइजेशन की अगर हम बात करते हैं, ये भी कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। वाष्पीकरण, पानी का जो वाष्पीकरण होता है वो भी कितने डिग्री पर होता है। तो याद रखिएगा, जो पानी का वाष्पीकरण हमारा होता है, या पानी जो वाष्पीकृत हमारा होता है, इवेपोरेट करता है, पानी का वाष्पीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा पानी का वाष्पीकरण, ये भी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। फिर भी मेरे भाई इससे अधिक जलन फील होता है, इससे कम जलन फील होता है। पानी का वाष्पीकरण, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं पानी की वाष्प, या फिर आप ऐसे समझिए मेरे भाई, हम वाष्प की बात करते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट हमारा हो गया। अब हमें यहां पर क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे यहां पर हम लोग सीधा कहते हैं हम वाष्प की बात करते हैं। अगर हम वाष्प की बात करते हैं, जिसको हम स्टीम कहते हैं, वाष्प को ही स्टीम कहते हैं, और स्टीम को ही हम क्या कहते हैं, भाप भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्टीम, ये भाप जो हमारा होता है, ये भी कितने डिग्री सेल्सियस पर मिलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। मेरे भाई उबलता हुआ जो पानी है, ये उबलता हुआ जो जल है, ये भी कितने डिग्री पर मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उबलता हुआ जो जल होता है, अगर उबलता हुआ जल की बात करते हैं तो वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो 100 डिग्री पर होगा। और वाष्प की बात करेंगे तो ये भी हमारा कितने डिग्री पर, तो 100 डिग्री पर होता है। फिर भी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है कि इसको छूते हैं तो ज्यादा जलन फील होता है, और उसको छूते हैं तो कम जलन फील होता है, ऐसा क्यों होता है, जबकि तापमान दोनों का सेम है। तो मेरे भाई यहां पर एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर हम पानी की बात करते हैं, तो पानी हमारा क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी यहां पर हमारा द्रव अवस्था से किसमें, तो कहेंगे वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होता है। पानी हमारा द्रव की अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होता है। लेकिन पानी का तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाष्प का भी तापमान हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन मेरे भाई आप दोनों में डिफरेंस यहां पर देख पा रहे होंगे कि पानी द्रव की अवस्था में और वाष्प हमारा गैस की अवस्था में होता है। पानी हमारा लिक्विड फेज में होता है, और जो वाष्प होता है हमारा ये गैसेस फेज में होता है। मेरे भाई तापमान दोनों का समान है, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग है। इसका मतलब है कि अगर दोनों का तापमान सेम है, अलग अवस्था अगर अलग अलग है, तो इसका मतलब है यहां पर कहीं ना कहीं गुप्त उष्मा देना पड़ा होगा। और ये गुप्त उष्मा तब आता है मेरे भाई, जब ये गुप्त उष्मा तब आता है जब तापमान समान होता है और अवस्था को बदलने की बात आती है, अवस्था में परिवर्तन करने की बात आती है, तो वहां पर गुप्त उष्मा का कंसेप्ट आता है। तो ये गुप्त उष्मा इसके पास ना जाकर के गुप्त उष्मा इसके पास चला जाता है। इसका मतलब है इस वाष्प के साथ, इस वाष्प के पास एक्स्ट्रा गुप्त उष्मा होता है। इसके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा गुप्त उष्मा होता है, याद रखेंगे। इसके पास एक्स्ट्रा गुप्त उष्मा पाया जाता है, और एक्स्ट्रा जो गुप्त उष्मा हमारा होता है ना, एक्स्ट्रा जो इसके पास गुप्त उष्मा होता है, उसी से हमें जलन फील होती है। इसलिए एक्स्ट्रा जलन आपको फील होता है। इसलिए भाप शरीर में घुस जाता नहीं। भाप में क्या होगा, कहेंगे भाप में गुप्त उष्मा एक्स्ट्रा पाया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जलन फील करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है, जबकि दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही है। ध्यान रखेंगे, जो आपने गुप्त उष्मा दिया फेज चरण चेंज कराने के लिए, वो इसके पास चला जाता है, इसलिए आप इससे यहां पर क्या करते हैं, तो गर्म ज्यादा फील करते हैं, जलते ज्यादा है। यही इसका रीजन होता है।
आगे चलते हैं, साबुन के पतले झाग चमकदार के रंग में बनना। मेरे भाई आप देखते होंगे कि साबुन का जो पतला झाग होता है आपको पूरा चमकीला दिखाई देता है, दैट इज इंटरफेरेंस की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। आपको ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो इंटरफेरेंस जहां पर हमारा होगा वही हमारा राइट आएगा। डिस्पर्सन तो नहीं होगा। डिस्पर्सन हमारा क्या होता है कि 7 रंगों में बिखर जाना, उसको डिस्पर्सन कहते हैं। तो जहां जहां डिस्पर्सन है वो हमारा नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। मेरे भाई हम कहेंगे व्यतिकरण की घटना के कारण हमारा होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो हमारा होगा ही होगा, साथ साथ हमारा इंटरफेरेंस भी होता है। तो अगर कभी भी अगर आपको बोलता है कि साबुन का जो झाग होता है वो आपको चमकीला दिखाई देता है, तो याद रखिएगा ये हमारा किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक, सॉरी ये किसके कारण होगा, तो कहेंगे इंटरफेरेंस के कारण हमारा होता है। चमकदार रंग अगर हमें प्राप्त होता है, ये अलग अलग रंग नहीं बोल रहा, ये चमकदार रंग की बात कर, अलग अलग रंग में हम इसको आंसर करते तब तो आंसर डिस्पर्सन की हम बात करते, लेकिन यहां पर चमकदार रंग की बात करता है, तो आपको ध्यान रखना है यहां इंटरफेरेंस हमें प्राप्त होता है। चमकदार रंग कहने का मतलब ये होता है मेरे भाई कि आपको पता होगा जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर इंटरफेरेंस की बात करते हैं। और ये एक बहुत ही मोस्ट सिंपलेस्ट वे है कि अगर हम इंटरफेरेंस को समझते हैं, जिसको हम यहां पर व्यतिकरण के नाम से जानते हैं, अगर हम व्यतिकरण की बात करते हैं तो इसी में होता है मेरे भाई, एक हमारा होता है संपोषी व्यतिकरण। हम ज्यादा नहीं बताएंगे, बस काम का चीज बताएंगे। यहां पर संपोषी व्यतिकरण की हम बात करते हैं। अगर संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण होता है। एक्चुअली में जब हम लोग जानते हैं तो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, तो मान लेते हैं एक प्रकाश की वेग ऐसे चली, संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कि एक और प्रकाश की वेग चलेगी और ये उसको और भी बड़ा कर देता है। जब और बड़ा कर देगा तो होगा क्या मेरे भाई, तो इसके आयाम बढ़ जाते हैं। पहले इतना ही आयाम था, अब इसका आयाम बढ़ करके इतना हो गया। अब मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है, जो लाइट ऑफ इंटेंसिटी की हम बात करते हैं, जब लाइट ऑफ इंटेंसिटी की हम बात करते हैं, ये समानुपाती होता है हमारा किसका, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का समानुपाती होता है। तो ये हमारा लाइट, ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। हम इंटेंसिटी ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, तो लाइट की बात करते हैं। यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से ये बढ़ जाता है। इसका मतलब है मेरे भाई एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर दिया, ब्लू वाला भी ऊपर, हमारा लाल वाला भी ऊपर ही चला गया, तो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर दिया। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी इंटरफेरेंस की बात आती है ना, तो यहां पर एक बात याद रखना मेरे भाई कि इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि एक वेव दूसरे वेव पर हमारा सुपर इंपोज कर जाता, ऊपर आ जाता है। तो एक ही तरफ ऊपर सुपर इंपोज कर जाएगा तो इसके वेव, इसके आयाम को और बढ़ा देगा। जब आयाम मेरे भाई यहां पर बढ़ेगा तो हम सीधा कह सकते हैं जैसे ही एम्पलीट्यूड इसका बढ़ेगा तो कहेंगे इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। और इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है प्रकाश चमकीला दिखाई देता है। इसीलिए अगर चमकदार रंग की अगर बात करेगा तो समझ लेना कि ये आपको अलग अलग कलर की बात नहीं कर रहा, प्रकाश चमकीला होने की बात कर रहा, ब्राइटनेस ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड के बढ़ने से उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई। इसका मतलब है मेरे भाई हमारे इंटरफेरेंस में होगा। और हम कहेंगे स्वपोषी जब हमारा व्यतिकरण होता है तो वहां पर ये देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग ये आंसर करेंगे। और रिफ्लेक्शन भी होगा, बार बार रिफ्लेक्शन होगा तो आपको और चमकीला नजर आता रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ साथ हम कहेंगे इंटरफेरेंस की घटना घटती है तो ऐसा देखने को मिलता है। इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के आंसर्स आप सभी लोग करके बताइएगा एक बार जल्दी से, फास्ट। जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर करके बताओगे कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा। कहता है एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, मेरे भाई दर्पण कैसा है, सबसे पहले तो हम दर्पण को पहचानेंगे। अगर किसी को लगता होगा कि मेरी थ्योरी बहुत वीक है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा देर के लिए आप सोचिएगा कि आप बहुत गलती कर रहे हैं, आप अपने लाइफ से खेल रहे हैं। क्योंकि यही समय है जिस समय में आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है जितना करना चाहिए, क्योंकि पता है आपको कम से कम 12 घंटा, मिनिमम 12 घंटा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप घर पे 5 घंटा पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि हम बीपीएससी टीचर बन जाएंगे तो समझिए ये आपका एक भ्रम होगा, क्योंकि टीआरई 4 सबके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। जो बच्चे इसमें 12-13 घंटा 14 घंटा कंटिन्यूस मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, लगातार अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे, उन्हीं की तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग लगता है कि हम घर पर नहीं पढ़ पाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि हम पटना कैसे रहेंगे, हमारी पढ़ाई कैसी होगी, हम वहां पर खाना कैसे खाएंगे, तो फिर आप पढ़ लिए और पढ़ना बाकी रह गया। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप आइए, यहां पर एक एक सुविधा आपको हर चीज मिल जाएगी।
यहाँ पर इतने तरह की क्लासेस चलती है। अगर आपकी थ्योरी की क्लासेस वीक है तो आप ऑफलाइन की क्लासेस कर लीजिए। 3-4-5 महीना का समय है, अपने आप को बना लीजिए। नहीं तो फिर आमने सामने वाले के पास आपके पास कोई शब्द नहीं रह जाएगा बोलने का, और जिंदगी में कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमने ये काम नहीं किया। होना न होना अलग बात है, लेकिन अगर आप कर लीजिएगा तो आपको वो रिग्रेट नहीं रहेगा। तो अगर आप पटना से बाहर कहीं हैं और अगर आपको लगता है कि पटना आकर के तैयारी करें, तो आप आइए हमारे ऑफलाइन बैच में भी आइए। ऑफलाइन की जो क्लासेस हैं आपको अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ, और सरस्वती पूजा के बाद दूसरी बैचेज भी आपके सामने आ जाएगी। 6 to 8, 9, 10th का जो बैचेज है साइंस के लिए, तो अभी तो एक क्लास चल रहा है जो कि आपका फुल चल रहा है, और दूसरी क्लासेस सरस्वती पूजा के बाद आएगी। अगर किसी को लगता है कि हमको आना है पटना तो आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम है। विघ्नापारी सेंटर पर आपको ऑफलाइन की क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे, और बेहतरीन कंटेंट भी मिलेगा। यहाँ पर टेस्ट वेस्ट की सुविधा, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। आसपास में गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल बहुत सारे हैं। कभी किसी को कोई रिग्रेट नहीं कि हम जाएंगे तो कैसे रहेंगे, नहीं तो फिर आप रह लिए और फिर आप पढ़ लिए, नहीं तो आप फिर आपको लगेगा कि घर में है और कुछ चीज छूट रहा है, ऐसा फील होगा। आपको लगेगा कि हम कर लेंगे, लेकिन बाद में एहसास होता है लोगों को कि हमने गलती करा। ठीक है, इसलिए अगर आप किसी को लगता भी है कि हमको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आप प्लेटफॉर्म आप आइए, और आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर सारी क्लासेस आपको दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित करना। मेरे भाई ये बात क्लियर हो गया है कि अवतल दर्पण है। दूसरी बात ये भी क्लियर हो गया है कि वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि फोकस दूरी कितना है, तो ये भी क्लियर हो गया कि जो फोकस दूरी हमारा वो 10 सेंटीमीटर हमारा होगा। और कहता कि फोकस दूरी वाले किसको, तो वस्तु की बात कर रहा है। मेरे भाई इस बात को समझिएगा, यहां पर किसकी बात कर रहा है, तो वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करता है, स्थापित करना है। तो किसको स्थापित करने की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे वस्तु को स्थापित करने की बात कर रहा है। तो बताइए कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। मेरे भाई प्रतिबिंब जो उसका बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दर्पण कैसा, तो कहेंगे यहां पर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे। और अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो मेरे भाई इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अवतल दर्पण हमारा चम्मच के आकार का ऐसा अवतल दर्पण हमारा होता है। इस डायग्राम को आप मेरे भाई आराम से बना सकते हैं, इसमें कहीं से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको आप मान लीजिए कि हमारा ये अवतल दर्पण है। और ये सब बेसिक चीज तो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको क्लियर वे में हम कहना चाहते हैं कि इसकी क्लासेस जरूर आप करिए, ये बहुत बेनिफिट आपको होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन हमारा क्या होता है, इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा के रूप में होता है, याद रखना ये कोई वास्तविक रेखा नहीं, ये काल्पनिक रेखा होता है। और ये अवतल दर्पण चम्मच के आकार का होता है। इधर हमारा पेंट किया हुआ है इसलिए हैचिंग मार्क हमने दिखाया। इधर हमारा परावर्तक सतह होता है। तो 2 सतह होगा, एक परावर्तक सतह, एक हमारा पेंट किया हुआ भाग होता है। अब ये दर्पण के पीछे का हिस्सा है, ये दर्पण के आगे का भाग होता है। मेरे भाई वस्तु जब भी रहेगा तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, लेकिन प्रतिबिंब हमारा उधर भी बन सकता है, प्रतिबिंब हमारा इधर भी बनेगा। अगर प्रतिबिंब उधर बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण का पीछे मतलब पॉलिश के वो भाग में बनेगा तो हम कहेंगे काल्पनिक बनेगा। अगर दर्पण के इधर अगर बनेगा तो उसको हम वास्तविक कहते हैं। अब यहां पर मामला आता है कि इस पॉइंट को क्या कहेंगे, जो बीचों बीच पास करता है इसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर कर्व ऐसे है तो जिधर मुड़ा हुआ है, जिधर मुड़ा हुआ उधर ही सेंटर होगा, उधर सेंटर नहीं हुआ, इधर मुड़ा हुआ। देखिए ये आपका ऐसे मुड़ा हुआ था, इधर सेंटर होगा, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं सेंटर इसका यहां पर होगा। और सेंटर और पोल के बीच में हमारा क्या होता है, उसका मुख्य फोकस होता है। और इधर कहीं ना इनफाइनाइट डिस्टेंस, इधर भी हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। ये तो कम से कम आपको आना चाहिए। अब मेरे भाई फोकस दूरी की आपसे बात कर रहा है, कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है। साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा जान लीजिए, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। आप यहां पर कहेंगे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। सर साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, जो मैथमेटिक्स में आप यूज करते हैं नंबर सिस्टम में वही यूज करना। जैसे आप यहां पर ओरिजिन मानते हैं वैसे यहां पर आप पोल मानिए, और आपको यहां दिख जाएगा, यहां पर इस तरीके से खींच दीजिए, यहां इस तरीके से खींच दीजिए। अगर इस पोल से आप राइट जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, इस पोल से अगर इधर आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। जैसे हम इधर की ओर जाते हैं तो हम प्लस का साइन लेते हैं, और जब इधर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव साइन लेते हैं। तो जब आप पोल से इधर जाओगे तो प्लस होगा, पोल से इधर जाओगे तो माइनस होगा। एक बात बता दो मेरे भाई, अगर हम कोई भी दूरी मापते हैं तो कहां से मापते हैं, तो हमने आपको कई बार बताया है थ्योरी की क्लासेस में कि कोई भी दूरी अगर मापते हैं तो हम पोल से मापते हैं। पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, जब हम इधर की ओर आ रहे हैं तो फोकस दूरी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। जब इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, यहां से इस जगह से इधर आएंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव।
इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि फोकस दूरी का मान नेगेटिव होगा और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ही नेगेटिव होगी। इस बात को भी मेरे भाई हम लोग मानते हैं, क्योंकि फोकस हमारा इधर है तो फोकस दूरी हमेशा इधर ही होगा। लेकिन कितना सेंटीमीटर लेना, तो साइन कन्वेंशन में 10 मान के चलना और हम कहेंगे यहां पर -10 सेंटीमीटर हम लोग को लेना पड़ेगा। अब कह रहा है कि वस्तु जो हमारा है वो कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु तो हमारा इधर ही रहेगा और जब वस्तु इधर ही रहेगा तो वस्तु किसी भी सूरत में नेगेटिव ही होता है, तो वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं और वह कितना, तो -15 सेंटीमीटर ही होगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई, इसका मतलब भी का मान पूछा गया। फॉर्मूला मेरे भाई हम लोग जानते हैं, दर्पण का सूत्र हमारा होता है कि 1/f इक्वल टू हमारा 1/v और प्लस में हमारा 1/u होता है। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, तो फोकस दूरी कैलकुलेट करना है। हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर पुट करेंगे, सॉरी हम लोगों को प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। जिसकी भी दूरी निकालनी है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, भी को निकालना, चूंकि भी निकालना तो भी को बाहर कर लेंगे। तो 1/v का मान कितना होगा, कहेंगे 1/f माइनस में 1/u हो जाएगा। एकदम सिंपलेस्ट वे है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, आप आसानी से समझ सकते हैं। और f की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो f की वैल्यू -10 हम लोग लेंगे, तो यहां पर -10 लगा दिए। फॉर्मूला का मेरे भाई ये माइनस है, u जब आएगा तो वो भी माइनस लेकर के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम कहेंगे यहां पर 1/15 तब लिखेंगे। अब मेरे भाई एलसीएम ले लीजिए और 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो 10 और 15 का एलसीएम मुझे लगता है कि मेरे भाई 30 होगा। देख लेते हैं एक बार, 10 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं। अगर 3 से 5 से करके इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 3 दूना 6, 5 30। हमको लग ही रहता मेरे भाई कि इसका एलसीएम हमारा 30 होगा। तो 15 से इसको करेंगे तो 15 दूना 30, एलसीएम हमारा यहां पर 2 की हम बात करेंगे, ये हमारा 2 हो गया। और यहां पर देखेंगे 10 -10 यानी कि 10 30 यानी कि -3 हमारा आ जाएगा। तो -3 और +2 मिलकर के हमारा कितना होगा, कहेंगे -1/30 होगा। -1/30 किसका मान निकल करके आया है, तो -1/30 जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो 1/v का मान आपके सामने निकल करके आ रहा है। -1/30 हमारा 1/v का मान है। तो बताइए मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में v की वैल्यू कितनी होगी, तो v का मान -30 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। भी का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो कहेंगे भी का जो मान निकल करके आया हमारा माइनस यहां पर 30 सेंटीमीटर होगा। और -30 सेंटीमीटर कहने का मतलब है मेरे भाई ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इधर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। सॉरी माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि प्रतिबिंब हमारा इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा तो कितनी दूरी पर बनेगा, इस दर्पण से, ये दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि लेफ्ट साइड हमारा इमेज बनेगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट साइड बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आपको दर्पण से दूरी पूछा गया था, आपसे दर्पण से दूरी पर पूछा, प्रतिबिंब जो पूछा गया है, प्रतिबिंब हमारा दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा ये आपसे पूछा गया था। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी दर्पण से बनेगा, लेकिन किधर बनेगा, तो कहेंगे लेफ्ट साइड में बनेगा। और जब लेफ्ट साइड में बनेगा तो नेगेटिव को देखते हुए हम ये कह सकते हैं मेरे भाई उधर इमेज बनेगा, उस साइड बनेगा, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा वास्तविक इमेज का निर्माण होगा। ये कैसा बनेगा, तो कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और ये वास्तविक प्रतिबिंब अगर कभी भी बनता है तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हमेशा के लिए ये बात याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, कि हमेशा उल्टा बनता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए साइन कन्वेंशन अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बनाना कितना आसान है और आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेगेटिव का मतलब है मेरे भाई कि उस साइड इमेज बना है, पॉजिटिव अगर आता तो इस साइड इमेज बनता, वो इसका इंडिकेशन है, वो साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इको साउंडिंग की हम बात करते हैं मेरे भाई। आपने सुना होगा इको का नाम सुने हैं ना, ध्वनि जाती है टकरा करके वापस आती, वही तो हमारा इको होता है। इको का आप सुना होगा आपने, इको मतलब प्रतिध्वनि के बारे में सुना होगा मेरे भाई। इको साउंडिंग हमारा जो तकनीक है ये इस्तेमाल होता है कहां पर, तो सोनार में इसको फिट करते हैं। या जो सोनार इको साउंडिंग तकनीक जो हमारा होता है, ये तकनीक हमारा कहां पर यूज होता है, तो हम सीधा कहना चाहते हैं कि जो सोनार हमारा सिस्टम होता है उसी में इको साउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे भाई सोनार के बारे में समझते होंगे, और जो सोनार हमारा होता है ये सोनार एक सिस्टम हमारा है, और सोनार सिस्टम में आपको ध्यान रखना है कि इसी सोनार सिस्टम में इको साउंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी सोनार सिस्टम में ध्यान रखेंगे, इसी सोनार सिस्टम में इको साउंडिंग की हम बात करते हैं। इको साउंडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, इको साउंडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इको साउंडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना। अब मेरे भाई एक बात बताइए कि जो सोनार है हमारा क्या करता है, तो आप कहेंगे सर सोनार जो हमारा होता है ना, ये समुद्र की गहराई का पता लगाता है। अभी तक तो यही जानते हैं
समुद्र की गहराई का पता लगाता है। ये किसकी गहराई का? तो समुद्र की गहराई का, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पता लगाने के लिए हम यहाँ पर सोनार का इस्तेमाल करते हैं, और उस सोनार से जो वेव निकलता है उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। याद रखना, इस सोनार से जो वेव हमारा निकलता है, इस वेव को क्या कहते हैं? इस वेव को हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं। इस वेव को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, ये हमारा अल्ट्रासोनिक वेव होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर हमारा इको साउंडिंग अगर हम सोनार सिस्टम में यूज करते हैं, इसका मतलब समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए ही यूज करेंगे। तो सागर की गहराई को मापने के लिए, उसकी गहराई का पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, आसानी से आप कर सकते हैं। अगर भूकंप की तरंग का रिकॉर्ड करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। याद रखना मेरे भाई कि भूकंप की, ये तो सागर की गहराई को मापने के लिए, मापने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो आपके निकल करके आ गए। लेकिन एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका है कि भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड के लिए, भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यहां पर सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मेरे भाई सिस्मोग्राफ का हम इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये हमारा सिस्मोग्राफ होता है, और सिस्मोग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं? भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड करते हैं। भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ हमारा इस्तेमाल होता है। सिस्मोग्राफ जिस स्केल पर काम करता है, सिस्मोग्राफ जिस स्केल पर काम करता है, जिस मापनी पे काम करता है, जिस स्केल पर काम करता है, जिस स्केल पर, जिस स्केल पर ये कार्य करता है, जिस स्केल पर ये कार्य करता है, वो कौन सा स्केल है? उसको रिचर्डसन स्केल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो इसको हम लोग, इसको रिचर्डसन स्केल के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखना, उस पर ये स्केल बना हुआ रहता। तो भूकंप की तीव्रता को या भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं। अगर चंद्रमा पर अगर हमारी आवाज और आप नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी आवाज अगर आप तक नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब वहां कोई वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब वहां कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमको पता है मेरे भाई कि मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचती है तो हम लोग जानते हैं वो हमारा क्या, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण आवाज आती है, मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस के कारण वो आवाज आती है। जब मॉलिक्यूल से नहीं हुआ तो डिस्टर्बेंस कहां से होगा? जब डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी। इसका मतलब वहां पर कोई हमारा, हम सीधा कहेंगे वहां पर कोई वायुमंडल, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि हमारी आवाज को, साउंड को जाने के लिए क्या चाहिए? तो वायुमंडल चाहिए, और जहां पर धूल कण वगैरह मौजूद होते हैं उसके डिस्टर्बेंस के कारण साउंड प्रोपेगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, यदि चुंबकीय छड़ को, मेरे भाई यहां पर मैग्नेटिक एक हमारा रेड है, एक चुंबकीय छड़ की बात कर रहा है, यदि एक चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास, एक मेरे भाई हमारे पास क्या है? तो कहेंगे यहां पर चुंबकीय छड़ है जिसमें हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि हमारे पास क्या है, तो हम सीधा मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक चुंबकीय छड़ की हम बात करते हैं, और ये चुंबकीय छड़ को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। जो भी चुंबकीय छड़ हमारा यहां पर, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल अवेलेबल है, इसको हम कहेंगे यहां पर हमारा नॉर्थ पोल है, यहां पर हमारा साउथ पोल है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये एक हमारा क्या, तो कहेंगे चुंबक है जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट के रूप में हमारा एक मैग्नेट है जिसको हम कहेंगे ये हमारा मैग्नेट है, और इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान में रखना, अगर कोई हमारा मैग्नेट होता है तो सबसे अधिक स्ट्रेंथ जो होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक कहां पर होता है? तो कहेंगे सबसे अधिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, याद रखिएगा कहां होता है? तो याद रखना मेरे भाई कि सबसे अधिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां होगा? सबसे अधिक अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारा अगर कहीं पर होता है तो याद रखना ये पोल पर होता है। कहां पर होता है? तो पोल पर होता है। पोल कहने का मतलब मेरे भाई ये नॉर्थ पोल भी हो सकता है या फिर हमारा साउथ पोल भी हो सकता है। दोनों पोल पर हमारा सबसे अधिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है। सबसे कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां होता है? तो याद रखना मेरे भाई सबसे कम अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की अगर बात करता है, अगर सबसे कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की अगर बात करता है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सबसे कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां होता है? तो इन दोनों पोल के बीच में होता है। यानी कि मेरे भाई दोनों पोल के, हम कहेंगे दोनों जो पोल है उस दोनों पोल के बीच में होगा। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, दोनों पोल के बीच में हमारा होता है, दोनों के पोल के बीच में हमारा सबसे कम होता है। इस बात को ध्यान रखना। यहां पर क्या होता है, नॉर्थ वाला और साउथ वाला दोनों अपोजिट नेचर का होता है, तो ये क्या करता है, इसको क्योंकि अपोजिट नेचर कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रल कर देता है, इसीलिए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बीच में हमारा, दोनों पोल के बीच में हमारा क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी कि सबसे कम की हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की, ध्यान में रखेंगे।
अब मेरे भाई हमारे पास क्या है, तो मैग्नेट है। इस मैग्नेट के पास हम क्या लेके जाएंगे, तो हम मैग्नेट के पास किसको लेकर के जाना चाहते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ को लेकर के जाना चाहते हैं। मेरे भाई हमारे पास जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो कौन कौन सा होता है। अगर हम चुंबकीय पदार्थ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर जान लीजिए। अगर हम चुंबकीय पदार्थ की अगर बात कर लेते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल हमारा कौन सा होता है, तो एक हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसको हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल के नाम से हम जानते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई। और दूसरा हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर पारामैग्नेटिक मटेरियल होता है। एक डाया हो गया, तो दूसरा हमारा पारा मैग्नेटिक मटेरियल के नाम से हम लोग जानते हैं, ये पारामैग्नेटिक मटेरियल होगा। और तीसरा जो हमारा होता है, इसी को हम कहते हैं लोह चुंबकीय, जिसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो इस डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमारा प्रतिकर्षण का गुण होता है। इसके अंदर किसका गुण होता है, तो मैं एक लाइन में कह देना चाहता हूं मेरे भाई, इसमें प्रतिकर्षण का गुण होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रतिकर्षण का गुण होता है। जबकि अगर हम पारामैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों में कैसा होता है, इन दोनों में आकर्षण का गुण होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इन दोनों में कैसा गुण होगा, तो इन दोनों मटेरियल में, इन दोनों में आकर्षण का गुण होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में कैसा गुण होगा, तो इन दोनों में आकर्षण का गुण होता है। ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो इन दोनों में आकर्षण का गुण होता है, इसमें हमारा क्या होता है, प्रतिकर्षण का गुण होता है। इस डायामैग्नेटिक मेटल को प्रतिचुंबकीय कहते हैं, इसको अनुचुंबकीय कहते हैं, इसको लोह चुंबकीय कहते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ हमारा होता है। इसमें प्रतिकर्षण का गुण होगा, इन दोनों में हमारा आकर्षण का गुण होता है। जब किसी मैग्नेट के पास हम लेकर के इसको लेकर के जाएंगे, तो प्रतिकर्षण ही पैदा करेगा हमेशा। इसलिए मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर आपसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर ले जाने की बात कर रहा है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को कहते हैं। हम किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे, ये हमारा डायामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, हम उसकी बात करते हैं। अगर कोई हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल हमारा होता है, तो उसके पास हम अगर लेकर के जाएंगे, तो उसके अंदर तुम्हारा रिपल्सन का गुण होता है, प्रतिकर्षण का गुण होता है। इसका मतलब ये ध्रुव द्वारा क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा, आकर्षित तो नहीं करेगा। हम कहेंगे यहां पर उत्तरी ध्रुव द्वारा मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, यहां पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों लिया है। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों लिया है, तो आप किसी एक को नहीं कह सकते। यहां देखिए, उत्तरी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित बोल रहा है और दक्षिणी ध्रुव द्वारा आकर्षित कहता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि हमेशा डायामैग्नेटिक मटेरियल में हमेशा प्रतिकर्षण ही होता है, इसके अंदर आकर्षण नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित ही होगा। लेकिन अगर हम इसकी दोनों की बात करते हैं, दोनों आकर्षित ही होगा। इस बात को आप समझिए। सबसे अच्छा हमारा चुंबकीय गुण इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है, सबसे घटिया चुंबकीय गुण हमारा इसी में होता है। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका यहां पर क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरे पास डायामैग्नेटिक जो मटेरियल हमारा होता है, वो रिपल्सन इन नेचर होता है, उसके अंदर प्रतिकर्षण का गुण होता है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती है। जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत डिटेल में निकल करके आती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो सामान्य ट्यूबलाइट है। मेरे भाई ट्यूबलाइट की अगर हम बात करते हैं, जो ट्यूबलाइट हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब की अगर हम बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर फ्लोरेसेंट ट्यूब की हम बात करते हैं। ये जो हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, इसी फ्लोरेसेंट ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ट्यूबलाइट के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को हम लोग यहाँ पर ट्यूबलाइट कहते हैं। मेरे भाई एक बात जान लीजिए कि फ्लोरेसेंट ट्यूब हमारा जो होता है, ये निम्न दाब पर, ध्यान रखना, फ्लोरेसेंट ट्यूब में आपको ध्यान रखना है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में निम्न दाब पर, ध्यान रखेंगे किस पर, तो निम्न दाब पर हम कहेंगे यहां पर मरकरी वेपर के साथ में आर्गन गैस को फिल किया जाता है। किसको, तो हम कहेंगे यहां पर मरकरी वेपर की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मरकरी वेपर के साथ हमारा क्या होता है, कहेंगे मरकरी वेपर के साथ आर्गन गैस को फिल किया जाता है। मरकरी वेपर के साथ किसको, तो यहां पर ध्यान रखना है कि आर्गन गैस को फिल किया जाता है। आर्गन गैस को उसमें फिल किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, उसमें आर्गन गैस को फिल किया जाता है। मरकरी वेपर के साथ हमारा कौन सा गैस फिल किया जाता है, आर्गन गैस को फिल किया जाता है। लेकिन मेरे भाई निम्न दाब पर इसको भरते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा लो प्रेशर, उसके अंदर जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो लो होता है। और उसके अंदर हमारा मरकरी वेपर के साथ साथ हम कहेंगे आर्गन गैस को उसमें फिल करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब हमारा होता है, इसी पे हमारा काम करता है। और हम कहते हैं इसमें से कौन सा होगा, तो आर्गन गैस के साथ मरकरी वेपर होगा, नियोन के साथ सोडियम वेपर नहीं। सोडियम वेपर मेरे भाई, जो सोडियम हमारा होता है हाईली रिएक्टिव होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। मरकरी वेपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, चूंकि लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ हमारा आता है। और मरकरी वेपर हमारा यहां पर इस्तेमाल होता है आर्गन गैस के साथ, ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं। अगला हमारा दे रखा मेरे भाई आपके सामने में बीपीएससी शिक्षक भर्ती नियुक्ति बैच की बात हम करते हैं, और आपका बार बार हम आपके सामने में ये आता होगा। नियुक्ति बैच आप लोगों में से अगर किसी ने अगर नियुक्ति बैच की क्लासेस अगर नहीं की होगी तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि इस बार अगर बेरा पार अगर लगाएगा तो आपको उसमें नियुक्ति बैच का भी एक अहम रोल होगा। तो जिन भी बच्चों के पास नियुक्ति बैच की क्लासेस नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा मानना है कि हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को लाएंगे, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन से हम रूबरू कराएंगे जो क्वेश्चंस आपको लगेगा यही एग्जाम में छपेगा, और वैसे ही क्वेश्चंस को इसमें हम करवाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली करके इसमें क्वेश्चंस के लेवल अलग अलग तरह के आएंगे। तो नियुक्ति बैच अगर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सर एप्लीकेशन पर अगर सर्च करिएगा तो नियुक्ति बैच आपको 6 to 8 9 10th का 4000 क्वेश्चन वाला दिखेगा। इस क्लासेस को आप करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, इसमें 4000 प्लस एमसीक्यू तो हम कराएंगे, लेकिन ये 4000 नहीं मेरे भाई, 4000 की तरफ नजर नहीं होना चाहिए, नजर हमारा होना चाहिए 20000 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तक पहुंचेंगे जो एग्जाम में खास करके पूछता है। इतना क्वेश्चन करके जाएंगे, सामने दिखेगा टिक करके आ जाएंगे, देखना तुमको लगेगा कि साइंस हमारा सब पढ़ा हुआ था, एक एक टर्म हम पढ़ करके आए थे। आगे बात करते हैं, चूंकि इतना तोड़ करके इतना जोर करके इतना बढ़िया तरीके से करा देंगे कि तुम्हारी तैयारी बेहतरीन हो ही जाएगी। मेरे भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं हम, यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर की बात करते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई, ये हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, याद रखना मेरे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का जो कंसेप्ट दिया वो किसने दिया है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स, ये मेरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हमारा होता है, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो कंसेप्ट दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, तो मैं एक लाइन में आपको कह देना चाहता हूं, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये विद्युत चुंबकीय हमारा प्रेरण है, इंडक्शन की बात करता है, प्रेरण पर फोकस कीजिएगा, विद्युत चुंबक का प्रेरण है। इसका जो कंसेप्ट दिया है मेरे भाई वो किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना ये फैराडे ने दिया है। किसने दिया है, तो कहेंगे यहां पर हम फैराडे की जानते हैं और माइकल फैराडे की हम बात करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की हम बात करते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हमारा फैराडे लॉ पर हमारा आधारित होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा कौन काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर जो काम करता है उसके एग्जांपल याद रखिएगा। जैसे हम डायनेमो की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम यहां पर डायनेमो की बात करते हैं। डायनेमो हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हम जनरेटर की बात करते हैं, जनरेटर हमारा डायनेमो ही होता है, और इसी जनरेटर या डायनेमो में हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। इसी डायनेमो या जनरेटर में हम क्या करते हैं, तो यहीं पर हमारा फ्लेमिंग का, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इसी में हमारा फ्लेमिंग का, इसी में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमारा इस्तेमाल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहीं पर आप राइट हैंड रूल का आप इस्तेमाल करते हैं, यहीं पर राइट हैंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमारा राइट हैंड रूल इस्तेमाल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहीं पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एकदम आराम से प्यार से इस बात को समझना है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे, हमारा डायनेमो होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोटर का, तो मोटर हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। याद रखिए ये राइट है, लेकिन मोटर जो हमारा होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है, फ्लेमिंग का। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, जो गैल्वेनोमीटर हमारा होता है तो ये हमारा धारा को भी मापता है, लेकिन मुख्य रूप से क्वेश्चन इस पर पूछेगा तो क्या पूछता है, गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है मेरे भाई, कि धारा की स्थिति का पता लगाता है, कि धारा है भी कि नहीं उस तार में, उसका पता लगाता है। तो धारा की स्थिति और धारा की दिशा का पता लगाने के लिए ध्यान रखना मेरे भाई इस बात को, धारा की स्थिति की हम बात करते हैं, सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, धारा की स्थिति तथा धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की स्थिति तथा धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की स्थिति तथा धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, दिशा का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो धारा की स्थिति तथा धारा का दिशा, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग यहां सीधा कहेंगे हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई गैल्वेनोमीटर हमारा जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो जान लीजिए, चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये जिस सिद्धांत पे काम करता है उसको विद्युत चुंबकीय प्रभाव हम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना मेरे भाई ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय
प्रवाह की बात करते हैं, इसी प्रिंसिपल पर हमारा कौन काम करता है, गैल्वेनोमीटर काम करता है, याद रखना। और न्यूनतम धारा को मापने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो और एक पोटेंशियोमीटर होता है जो पोटेंशियल को मेजरमेंट करता है, पोटेंशियल मतलब विभव को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर हमारा क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग पोटेंशियल को मेजरमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का जो कार्य होगा वो हमारा क्या होता है। नाम से ही पता चलता है मेरे भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो एक बात आप जान लीजिए, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा होता है, अगर इस न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। इसमें कैसा होता है तो याद रखना मेरे भाई, कंट्रोल्ड की बात करेंगे, अनकंट्रोल्ड की बात नहीं करेंगे। ये हमारा कंट्रोल्ड हमारे हाथ में होता है, इसलिए कंट्रोल कर सकते हैं इस रिएक्शन को। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, कंट्रोल चेन रिएक्शंस होता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन होगा। और कंट्रोल चेन रिएक्शन जो हमारा होता है ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, लेकिन वो हमारा कंट्रोल चेन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। ये न्यूट्रल हमारा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हम कहते हैं, जिसको नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आप इसी को अगर हिंदी में जानना चाहिएगा तो आप कहिएगा सर ये हमारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की हम बात करते हैं, तो ये हमारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, इस बात को आप समझिए। तो मेरे भाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमारा जो है ये हमारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के प्रिंसिपल पर हमारा कौन, तो न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, तो एक बात आप जान रही है मेरे भाई, कंट्रोल करने के लिए इसमें कंट्रोलिंग रड लगाया जाता है। कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग रड लगाते हैं, जिसको नियंत्रक छड़ के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अंदर हमारा नियंत्रक छड़ हमारा लगा रहता है, और नियंत्रक छड़ जो हमारा कंट्रोलिंग रड होता है ये कैडमियम का होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें किसका यूज होता है, कैडमियम का छड़ का इस्तेमाल होता है, या फिर बोरोन का इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे, कैडमियम का छड़ नहीं तो बोरोन का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर मेरे भाई मॉडरेटर भी यूज होता है। इसके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो मॉडरेटर होता है यही हमारा मंदक होता है, और मंदक का मतलब होता है मेरे भाई गति को कम करना, तो हम कहेंगे मंदन होता है, उसी से मंदक टर्म आया है। ये किसकी गति को कम करता, तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता, ध्यान रखेंगे, ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। ये न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, तो यहां पर कम करता है मेरे भाई। मॉडरेटर का मतलब मंदन, यानी कि मंदक पैदा करना, उसकी गति को कम करना, इसलिए किसकी गति, तो न्यूट्रॉन की गति को ये कम करने का काम करता है। और जो कंट्रोलिंग रड हमारा होता है ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, दोनों में यही अंतर है। ये न्यूट्रॉन को अवशोषित ही कर लेता है, इसको पूरा क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, इस बात को ध्यान रखना। ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करके ये ऐसा करता है, और यहां पर न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मॉडरेटर यूज करते हैं। और मॉडरेटर हमारा सबसे बढ़िया मॉडरेटर हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स है। साथ ही साथ मेरे भाई हम ग्रेफाइट वगैरह की भी बात कर लेते हैं। साथ ही साथ हमारा जो जल होता है पीने वाला वो भी इस्तेमाल हम करते हैं मॉडरेटर के रूप में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसके अंदर हम ईंधन के रूप में हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसको करते हैं, तो ईंधन के रूप में हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं वो हमारा यूरेनियम होता है। याद रखना इसके अंदर जो हम ईंधन यूज करते हैं वो ईंधन हमारा यूरेनियम होता है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। वैसे तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन यूरेनियम हमारा सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, सस्ता और सबसे बढ़िया माना जाता है यूरेनियम। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि यहां पर अगर क्या इलेक्ट्रॉन की बमबारिंग होगी, क्या इसमें प्रोटॉन की बमबारिंग होगी, नहीं। इसमें जब भी बमबारिंग होगी हमारे इस ईंधन के ऊपर, इस ईंधन के ऊपर जब भी बमबारिंग होगी यूरेनियम के ऊपर, याद रखना न्यूट्रॉन की बमबारिंग होती है। और न्यूट्रॉन की जब बमबारिंग होती है तो वहां से हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल करके आता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम हम लोगों के लिए करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम कहेंगे यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉन की बमबारिंग, इसलिए न्यूट्रॉन को ही बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कभी नहीं करेंगे। तो एक बात बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो मॉडरेटर का जो कार्य होगा ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। ये न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, तो कहेंगे न्यूट्रॉन की लोड को कम करना, मतलब न्यूट्रॉन की गति को कम करना। इसका मतलब है मेरे भाई लोड को कम करना मींस आप समझ लीजिए इसका मीनिंग हमारा क्या है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। इस बात को ध्यान रखना, न्यूट्रॉन की गति को कम करने की हम बात, गति को कम करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझिए न्यूट्रॉन की गति को कम करने की हम बात कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। मेरे भाई ये सब हमारा फर्जी इंफॉर्मेशन है, इसको आप हटा दीजिए। आंसर करिए सी, बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास कि किस कण पर शून्य आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर। मेरे भाई एक तो हमारा न्यूट्रॉन होता है, अगर हम न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर हमारा आवेश 0 होता है। उसी तरीके से न्यूट्रॉन भी हमारा एक पदार्थ होता है जिस पर भी आवेश हमारा 0 ही होता है। इस बात को याद रखिएगा।
अगर पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो एक बात याद रखना मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होगा तो कहेंगे ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर हम एंटी इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं मेरे भाई, एंटी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। और ये जो एंटी इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। एंटी इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर पॉजिट्रॉन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंटी इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, इसको पॉजिट्रॉन के नाम से समझाते हैं, ये पॉजिट्रॉन होता है। अगर मेरे भाई इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, मतलब पॉजिट्रॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये कैसा चार्ज होगा तो कहेंगे ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसी तरीके से आप पढ़ते होंगे, अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, अगर मेरे भाई प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अगर एंटी प्रोटॉन की अगर बात करता है तो समझिए, अगर एंटी प्रोटॉन की बात करता है जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। एंटी प्रोटॉन हमारा कैसा होगा तो कहेंगे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये फिर हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का उल्टा है एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन कहते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा। और न्यूट्रॉन जो हमारा होता है हमारा जीरो होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉनों की बात करता है या एंटी न्यूट्रॉनों की बात करेगा, दोनों पर याद रखिएगा हमारा जीरो ही आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर भी हमारा कोई आवेश नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास शून्य आवेश हमारा न्यूट्रॉनों पर ही होगा, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, तो बताइए कि कैल्शियम का संभारिक परमाणु हमारा होगा तो वह क्या होगा। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं जिसकी परमाणु क्रमांक 20 है और द्रव्यमान संख्या कितना तो कहेंगे 40 है, एक बात बताइए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाइएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल करके आएगी, यही ना होगा मेरे भाई। अच्छा, कैल्शियम का संभारिक आपसे पूछा, सॉरी कैल्शियम का संभारिक आपसे पूछा, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। कैल्शियम का संभारिक कहने का मतलब होता है, संभारिक का मतलब क्या होता है, तो संभारिक कहने मतलब आइसोबार्स की बात करता है, यानी संभारिक कहने का मतलब जिसके द्रव्यमान संख्या समान होंगे, जिसके द्रव्यमान संख्या हमारे समान होंगे उसी की बात कर रहा है। तो द्रव्यमान संख्या किसका 40 हो रहा है मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या जब भी निकलता है ना तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से निकलता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, प्रोटॉन 20 को है, उसमें कितने 18, तो कहेंगे 20 को हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है तो 18 मिलकर के कितना होगा तो 38 हो जाएगा। क्या ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ये हमारा 40 के बराबर होना चाहिए था, द्रव्यमान संख्या यहाँ 40, द्रव्यमान संख्या यहाँ भी 40 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा, अगर मेरे भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस में, अगर देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना, तो प्रोटॉन हमारा इसमें 18 गो है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है तो इसमें 19 कह रहा, 18 19 18 दूना 36 1 37 हमारा हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा क्योंकि 40 के बराबर होना चाहिए। तीसरा में देखते हैं वह तत्व जिसमें 18 को प्रोटॉन होता है, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाएंगे तो हमारा निकल करके आएगा, कहेंगे इसमें 18 को हमारा प्रोटॉन है और 22 को हमारा न्यूट्रॉन है, तो हम कहेंगे ये कितना हो जाएगा, तो मेरे पे 22 और 18 मिलकर के 22 20 और 20 40 हो जाएगा, ये कितना होगा तो कहेंगे 40 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ का द्रव्यमान संख्या मेरे भाई देख लीजिए, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या हम लोग द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और ये द्रव्यमान संख्या अगर द्रव्यमान संख्या सेम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे संभारिक के नाम से हम जानते हैं। क्या मेरे भाई ये आंसर होगा, नहीं होगा। क्या ये आंसर हमारा होगा तो कहेंगे नहीं होगा। क्या ये आंसर हमारा होगा तो कहेंगे 22 18 मिलकर के 40, आंसर हमारा यही होगा। और चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों के योगफल से ही द्रव्यमान संख्या डिफाइंड होता है, इसलिए हमने इन दोनों को कवर किया है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है। मेरे भाई जब सोडियम क्लोराइड को आप गर्म करिएगा ना, जब सोडियम क्लोराइड को आप गर्म कीजिएगा, जो खाने वाला नमक होता है NaCl को जब आप गर्म कीजिएगा, जब इसको गर्म कीजिएगा तो आपको फर्दर NaCl ही मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर सिलिका की बात करते हैं, जिसको आप कहते हैं ये जो सिलिका हमारा है, इसको हम लोग सिलिकॉन ऑक्साइड्स कहते हैं, जब आप सिलिका को भी अगर गर्म कीजिएगा, इसको भी गर्म कीजिएगा, तो ये भी आपको सिलिकॉन ऑक्साइड से ही मिलता है, इसमें कोई रिएक्शन हमारा नहीं होता है। जब भी मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन की बात करेगा, केमिकल चेंज की बात करता है, तो याद रखना नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जब भी आपको केमिकल चेंज की अगर बात करता है, ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे केमिकल चेंज की बात करता है, रासायनिक परिवर्तन की बात करता है, तो इससे नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, इससे नए उत्पाद बनते हैं, याद रखेंगे। इससे क्या बनता है तो कहेंगे इससे हमारा नए उत्पाद बनते हैं, इससे नए उत्पाद बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इससे हमारा केमिकल चेंज से क्या होगा तो नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। केमिकल चेंज से नए उत्पाद का निर्माण होता है, एक लाइन में कहानी सिंपल है, ये बात आपको ध्यान रखना।
लेकिन मेरे भाई अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो वहां पर नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इससे एक नए उत्पाद हमारे बन जाते हैं। तो जैसे लेड नाइट्रेट की हम बात करते हैं, हम अगर लेड नाइट्रेट की बात करेंगे तो लेड नाइट्रेट हमारा क्या होता है, PbNO3 हमारा होता है। ये हमारा लेड नाइट्रेट का हमारा सिंबल है। ये हमारा क्या कहेंगे, केमिकल फॉर्मूला हमारा लेड नाइट्रेट का होता है। अगर मेरे भाई लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे ना तो ये हमारा लेड ऑक्साइड्स अलग बन जाता है। ये हमारा लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, PbNO3 को जब गर्म करते हैं तो याद रखना यहां से हमारा क्या अलग हो जाएगा, तो कहेंगे लेड ऑक्साइड्स अलग हो जाएगा, और हम यहां से कहते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हमारा अलग हो जाएगा। अगर इसको बैलेंस करना होगा तो 2 से मेरे भाई यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, कहेंगे यहां पर कितने ऑक्सीजन, तो कहेंगे यहां पर 4 ऑक्सीजन हमारा हो गया। टोटल यहां पर ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, तो यहां पर हमारा 3 दूनी 6 है, यहां पर 4 को, तो इसका मतलब 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 2 से वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 2 गो लेड हमारा है, तो 2 गो लेड हमारा इधर भी होना चाहिए। इसका मतलब है मेरे भाई लेड ऑक्साइड्स में हम लोग किसको करेंगे, तो यहां पर ऐसा करते हैं, इससे जो हमें प्राप्त होगा यहां पर ऐसा करते हैं, ये हमारा लेड ऑक्साइड्स तो हमारा बनेगा, ये हमारा लेड ऑक्साइड्स बनेगा जिसको हम PbO कहते हैं। साथ ही साथ हमारा किसका, तो NO2 का निर्माण होगा, और कुछ ऑक्सीजन की मात्रा भी बाहर होती है। अब इसको बैलेंस करिए, तो 2 से आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है, सो यहां पर हमारा 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन तो मिल गया। और हम कहेंगे यहां पर हमारा 6 गो ऑक्सीजन है, यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 2 4 2 6, यानी कि 6 तो हो ही गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 2 को नाइट्रोजन 1 को लेड, यानी कि हमारा हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, गर्म करने का यही सिंबल होता है, तो हमारा लेड ऑक्साइड्स ये सब हमारा बन करके आता है। तो जो नए पदार्थ हमारे होंगे ये हमारे अलग अलग पदार्थ बन करके आए, ये नए पदार्थ का निर्माण हो गया। जब नए उत्पाद बनते हैं, जब नए उत्पाद बन गए मेरे भाई, तो हम कहेंगे उसमें केमिकल चेंजेस आ गए, यानी कि उसके अंदर हमारा कहेंगे रासायनिक परिवर्तन हो गया। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और मेरे भाई ये उल्टा नहीं होता, ये रिवर्स नहीं होता, इस बात को याद रखना, जो हमारा केमिकल चेंज होता है। आगे बात करते हैं समांगी अभिक्रिया की, हम बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, समांगी अभिक्रिया की बात कही गई है, जिसको हम लोग यहां पर कहेंगे होमोजीनियस रिएक्शंस की हम बात करेंगे। तो समांगी अभिक्रिया में हमारा क्या होता है, अभिकारक समान भौतिक प्रावस्था में पाए जाते हैं। जब अभिकारक की सांद्रता उत्पाद से अधिक होती है तो इस अभिक्रिया को अग्र दिशा में अग्रसित करता है। मेरे भाई एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारा क्या होता है, जब हम अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होती है और उत्पाद की सांद्रता कम होती है, उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, नए उत्पाद का वो निर्माण करता है। तो ये तो स्टेटमेंट मेरे भाई सही है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जब अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होगी, अभिकारक कहने का मतलब है मेरे भाई अगर हम A+B को जोड़ रहे हैं, इससे जो बना वो C बना, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन अगर कम होगा, यहां का सांद्रता ज्यादा, यहां का सांद्रता अगर कम होगा, तो ये हम फॉरवर्ड रिएक्शन इसको कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। जब इसका सांद्रता ज्यादा होता है, इसका सांद्रता कम होता है, उसको बैकवर्ड रिएक्शन हम कहते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारा क्या होता है, तो इसको हम अवकारक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो हम यहां पर अवकारक कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अवकारक की फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि अवकारक की जो सांद्रता होगी ये ज्यादा होती है। अवकारक की जो सांद्रता होती है, अवकारक की सांद्रता क्या होगी, तो यहां पर ज्यादा होती है। अवकारक इन दोनों को कहते हैं, तीर के निशान के बाद इधर जो है इसको उत्पाद कहते हैं। तो ये जो हमारा उत्पाद हमारा होता है, इसी कंसंट्रेशन या उत्पाद की जो सांद्रता यहां पर होती है, इसकी सांद्रता की बात करते हैं, तो ये हमारा निम्न होता है। यानी इधर की सांद्रता ज्यादा, इधर की सांद्रता अगर कम होगी तो इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया। अभिकारक मेरे भाई समान भौतिक परावस्था में अगर पाए जाते हैं तो उसको समांगी अभिक्रिया कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। द रिएक्टेंट आर फाउंड इन द सेम फिजिकल चेंज, यानी कि इसमें जो भी हमारे कंपाउंड्स इसमें यूज होंगे उसमें फिजिकल चेंज वाला अगर हमारा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं समांगी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे राइट हैं, और इन दोनों ऑप्शन के राइट होने पर इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा, आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं, अगला हमारे सामने दे रखा है कि मेरे भाई ये बताइए कि इतने तत्वों के लिए धात्विक अभिलक्षण का सही क्रम इसमें से कौन सा है। मेरे भाई धात्विक लक्षण का, धात्विक यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, कौन किसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, किसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी कम होता है। तो सबसे पहले तो आप पीरियोडिक टेबल को अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक बात जानते होंगे कि जब आप इधर की ओर जाते हैं इसका मतलब आप आवर्त में जाते हैं। आप किधर जाते हैं, आवर्त में जाते हैं। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, इसको हम ग्रुप कहते हैं, ये हमारा समूह होता है। एक बात याद रखना मेरे भाई, जब हम आवर्त में जाते हैं तो टोटल 7 आवर्त की संख्या होती है। जब हम आवर्त में जाते हैं तो हम धातु से अधातु की तरफ जाते हैं, इसका मतलब धात्विक गुण इधर घटता है। ध्यान रखेंगे, इधर कौन सा गुण घटेगा, तो हम सीधा कहते हैं इधर हमारा
जो धात्विक गुण हमारा होता है, ये धात्विक गुण हमारा इधर क्या होगा, तो यहाँ पर डिक्रीज करता है। जब इधर हमारा धात्विक गुण घटेगा तो नीचे आने पर धात्विक गुण हमारा बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इधर हमारा धात्विक गुण हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर बढ़ जाता है। क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो उधर हमारा धातु होता है, इधर हमारा अधातु होता है। जब हम धातु से अधातु बनते हैं, इसका मतलब उसका धात्विक गुण कम हो रहा है, इसकी धात्विक प्रॉपर्टी घट रही है। तो अगर इधर से इधर आने पर हम कहेंगे अधातु बन रहा है, धातु गुण घटेगा, तो नीचे आने पर हमारा बढ़ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे। हमारे सामने में अलग अलग एलिमेंट दे रखा है, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तब आपको ये चीज समझ में आएगा। मेरे भाई यहां पर हम लोग कहेंगे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पहला ग्रुप का एलिमेंट होता है वो हलीना करब सस्फरियाद, याद रखना, हलीना का रब सस्फरियाद की हम बात करते हैं। उसके बाद हमारा आता है बेमक्का सरबड़ा, याद रखेंगे, ये बेमक्का सरबड़ा की हम बात करते हैं। ये हमारा बेमक्का सरबड़ा। तो मेरे भाई इसमें जो जो एलिमेंट है उसको ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो बोरोन, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर हमारा पोटासियम। इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट मिला है, हमारा पोटासियम मिल गया है, हमारा मैग्नीशियम मिल गया है, तो दो तो मिल गया। अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये बोरोन फैमिली का है, और बोरोन फैमिली 13वें ग्रुप का होता है, इधर का हमारा होता है। तो मेरे भाई 13वें ग्रुप में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर बोरोन फैमिली होता है, और ये पढ़ते हम लोग बल्गा एंटी की हम बात करते हैं, ये हमारा होता है। अब यहां से और दो एलिमेंट आपको मिल जाएगा, एक तो बोरोन की बात कर रहा था और एक एल्युमिनियम की बात कर रहा था। मेरे भाई जब हम आवर्त को शुरुआत करते हैं तो ये पहला ग्रुप और ये हमारा 13वां ग्रुप हमारा होगा। ये फर्स्ट ग्रुप की हम बात करिए, ये हमारा सेकंड ग्रुप हमारा हो गया, और ये हमारा 13th ग्रुप में हमारा आता है बोरोन फैमिली, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि धात्विक गुण हमारा घटेगा। तो सबसे कम हमारा किसका, तो कहेंगे इधर वाले का होगा, या तो बोरोन नहीं तो एल्युमिनियम की बात करेंगे। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो फिर हमारा धात्विक गुण बढ़ता है ग्रुप में। तो मेरे भाई इसका मतलब है कि इसका हमारा सबसे कम, इधर जाने पर घटा और नीचे जाने पर बढ़ा, इसका मतलब इसका ज्यादा इसका कम होगा। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इसका ज्यादा इसका कम होगा, इसका मतलब बोरोन का सबसे कम होगा। तो आप देखिए यहां पर पोटासियम का सबसे कम दे रखा, तो ये आंसर आपका एलिमिनेट हो गया। बोरोन का यहां पर भी सबसे कम है, बोरोन का यहां भी सबसे कम है। लेकिन मेरे भाई इस बात को समझना कि जो बोरोन हमारा होता है हम कहेंगे इसका सबसे कम होगा, लेकिन उससे ज्यादा हमारा किसका होगा, तो एल्युमिनियम का होगा। तो बोरोन से ज्यादा एल्युमिनियम का होगा, तो आप सीधा कहेंगे सर आंसर यही होने की संभावना है। जब हम लोग आगे की ओर जाएंगे, तो घटेगा, जब नीचे की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो इसके नीचे हमारा ये है, और सबसे इधर भी है, ये हमारा नीचे, तो पोटासियम का सबसे अधिक, उसके बाद मैग्नीशियम का, फिर हमारा यहां पर हम कहेंगे एल्युमिनियम का, फिर हमारा बोरोन का होगा, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और धात्विक गुण को हम लोग इसी तरीके से देखते हैं। आगे चलते हैं। कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है हमारा अम्लीय होता है, क्योंकि इसका लवण हमारा कैसा होता है। मेरे भाई ये आपको बात बताना है। कॉपर सल्फेट को जब हम किसमें, पानी में डालते हैं, तो जब कॉपर सल्फेट को किसमें डालते हैं तो इस बात को ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट कहने का मतलब हम लोग कहेंगे CuSO4 की बात करते हैं, और इसको किसमें, तो पानी में अगर हम मिक्स करते हैं कॉपर सल्फेट को किसमें, अगर कॉपर सल्फेट को मेरे भाई पानी में अगर डालते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट हमारा पानी में जब मिलेगा तो ये हमारा किसका निर्माण करेगा, तो कहेंगे यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, CuOH2 का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ हमारा H2SO4 जो हमारा होता है उस पानी को अम्लीय बना देगा। हम कहते हैं H2SO4 हमारा हो जाता है। इसका मतलब है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल हमारा अम्लीय होता है। तो मेरे भाई कॉपर सल्फेट का जलीय घोल कैसा होगा, तो अम्लीय होगा, चूंकि अम्ल हमारा बन करके आ गया है। क्योंकि इस लवण का क्या हुआ मेरे भाई, तो इस लवण का क्या हुआ, तो इस लवण का कह रहे हैं कि इस लवण का हमारा जल अपघटन हो गया, इस लवण का हाइड्रोलिसिस हो गया, H2O के साथ वो मिक्स हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, तभी हमारा किसका निर्माण हुआ, H2SO4 का निर्माण होगा, जो कि हमारा एक प्रकार का एसिड होता है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है मिश्र धातु के किस पदार्थ में संयोग के निष्कलन स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ हम मिक्स करेंगे जो कि हमारा स्टेनलेस स्टील को कि क्या यूज करेंगे ताकि हमारा कैसा बन जाएगा, तो कहेंगे हमारा यहाँ पर हम सीधा कहेंगे अचुंबकीय बन जाता है, इसमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि अगर हम मिश्र धातु की हम बात करते हैं, अगर हम मिश्र धातु की बात करते हैं, जो मिश्र धातु होता है ये हमारा एक प्रकार का एलवाई है, इस बात को ध्यान रखना, ये एक प्रकार का एलवाई होता है, और इसी एलवाई के अंदर का तो हमारा स्टेनलेस स्टील आता है। इसी में क्या आता है कहेंगे यहाँ पर, इसी के अंदर हमारा स्टेनलेस स्टील आता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इस स्टेनलेस स्टील में जो मिश्रण हमारा होता है ये किसका मिश्रण होता है, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर जो मिश्रण हमारा होता है याद रखेंगे मेरे भाई, आयरन, क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है। इसमें हमारा आयरन भी होगा,
क्रोमियम भी होता है और साथ ही साथ हमारा निकल होता है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें निकल भी होता है। तो मेरे भाई मिश्र धातु के अंदर अगर हम ये मिक्स करते हैं, निकल को अगर मिक्स करते हैं, तो याद रखना ये चीज तो हमारा हो गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जो हम स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या किए हैं, ये जो हमारा स्टेनलेस स्टील की हम बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील में निकल मिलाने से, निकल मिलाने से अचुंबकीय बन जाता है, अचुंबकीय बन जाता है, ये बात आपको ध्यान, अचुंबकीय बन जाता है इसके, ये अचुंबकीय बन जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कैसा बन जाएगा, तो अचुंबकीय बन जाएगा। अगर आप कार्बन मिला दीजिएगा तो हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाता है। क्रोमियम मिक्स कर दीजिएगा तो जंगरोधी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे अचुंबकीय होने की बात करेगा तो निकल उसमें मिला देते हैं। आगे चलते हैं। समुद्री जल को अगर शुद्ध जल में अगर अलग करना है मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पानी को प्यूरिफाई करते हैं ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं, जो पानी पीने का होता है, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर की बात करते हैं, जो पानी पीने की बात करते हैं उसका रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। उसमें कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग क्या करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके हम लोग कहते हैं कि जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है, हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूट की तरफ हमारा पानी का फ्लो हो जाता है, और हम कहते हैं वो सांद्रित हो जाता है, अलग हो जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व हमारा क्या होता है मेरे भाई, सभी जैव यौगिक की बात कर रहा है। जैव यौगिक का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है। जैव यौगिक कहने का मतलब मेरे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं। और जब कभी भी हमारे सामने में ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता है, ये किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, तो हम सीधा समझ लेंगे ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता है। जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता है तो आप एक बात बताइए मेरे भाई, आप जो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब पढ़ते हैं, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप मीथेन का फॉर्मूला जानते हैं कि CH4 हमारा होता है, अगर आप मीथेन पढ़ते हैं तो इथेन भी आप पढ़ते होंगे, मीथेन इथेन हो गया। या फिर अगर आप कहेंगे कि प्रोपेन की बात करते हैं, प्रोपेन की बात करते हैं, अगर आप कहेंगे यहाँ पर तो हम ब्यूटेन की बात कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम पेंटेन की बात कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने में हेक्सेन भी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये बात एकदम बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। इस तरीके से ये एक कार्बन का, ये दो कार्बन का C2 हमारा कितना, तो हम कहेंगे S6 हो जाएगा। ये कितना, तो 3 कार्बन का C3 और H8 हो जाएगा। ये कितना, तो हम कहेंगे C4 और H हमारा 10 हो जाएगा। ये कितना, तो हम कहेंगे C5 और H हमारा 12 हो जाएगा। और ये कितना, तो कहेंगे C6 और हमारा H यहाँ पर 14 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई एक से दूसरे जाने में एक कार्बन बढ़ता है, 2 हाइड्रोजन भी बढ़ता है। एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन भी बढ़ा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है, यानी कि सब में कार्बन मौजूद है। सब में क्या है, तो कार्बन मौजूद है। इसका मतलब सभी में क्या होगा, तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे क्या होंगे, तो अनिवार्य रूप से हमारा कार्बन मौजूद होता है। इस बात को आप समझिए। आगे चलते हैं। निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण में हमारा इस्तेमाल होता है मेरे भाई, खाने की जो वस्तु होती है उसके परिरक्षण के लिए, यानी प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड की बात कर रहा है। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु को परिरक्षण में मदद करता है, प्रयोग होता है, यानी प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड की हम बात करने वाले हैं। हम किसकी बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड की बात करते हैं। ध्यान रखेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड की हम बात करते हैं। जो हम लोग खाना वाना खाते हैं उसको क्या कर रहा है, बचा करके रखना किसी बैक्टीरिया वगैरह से। तो हम प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड के रूप में हम किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे भाई। आप देखते होंगे अचार वगैरह में लोग क्या करता है, नमक मिला देता है अचार खराब नहीं हो, तो वो भी एक प्रिजर्वेटिव भी हमारा होता है। अगर हम शुगर की बात करते हैं, ये भी प्रिजर्वेटिव हमारा होता है। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं मेरे भाई, साइट्रिक एसिड भी हमारा इसमें शामिल होता है। अगर हम साइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो ये भी हमारा शामिल होता है। अगर हम सोडियम बेंजोएट की हम बात करते हैं तो ये भी हमारा इसमें शामिल होता है। ध्यान रखना, अगर हम सोडियम बेंजोएट की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सोडियम बेंजोएट जो हमारा होता है, ये भी हमारा क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रिजर्वेटिव फूड के रूप में हमारा जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पोटासियम क्लोराइड भी हमारा होता है। हम पोटासियम के क्लोराइड की बात करते हैं, KCl की बात करते हैं, तो ये भी हमारा होता है। ये सब हमारा क्या तो कहेंगे फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हमारा सॉल्ट, विनेगर वगैरह भी हमारा होता है। ध्यान रखें, इसी में हमारा विनेगर भी होता है। हम KCl की बात कर ली, हम विनेगर की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विनेगर की बात करते हैं, इसको हम लोग सिरका कहते हैं। ये सब हमारे क्या है, तो फूड प्रिजर्वेटिव होता है। अगर इसको डाल दीजिएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगता है, फंगस वगैरह नहीं लगता, उससे ये बचाता है, प्रिजर्व करता है। यानी कहने का मतलब ये सभी हमारे हो जाएंगे। जब ये सभी हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, करेक्ट करेंगे, डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से वायु का अकार्बनीय
गैसीय प्रदूषक हमारा कौन सा होता है मेरे भाई? अकार्बनीय हमारा बोला गया, अकार्बनीय हमारा बोला गया। इस इनऑर्गेनिक गैसेस हमारा सबसे, इसमें कार्बनिक हमारा नहीं है, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, और साथ ही साथ मेरे भाई हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं। फॉस्फिन में तो हमारा कार्बन होता है, जो फॉस्फिन गैस हमारा होता है, अगर हम फॉस्फिन गैस की बात करते हैं तो उसमें हमारा कार्बन होता है, और उसको हम कहते हैं COCl2 के नाम से हम जानते हैं। तो फॉस्फिन गैस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं COCl2 के नाम से जानते हैं। तो इसमें तो हमारा कार्बन है, अगर कार्बन होगा तो वो कार्बनिक हो जाएगा। तो ये तो अकार्बनिक की बात कर रहा है, इसको फोकस कीजिए। ये क्या कर रहा है मेरे भाई? अकार्बनिक गैसेस यानी अकार्बनिक लगा हुआ है। इसका मतलब फॉस्फिन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है मेरे भाई, ये तो कार्बनिक हमारा होगा, ये तो नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड की अगर हम बात करते हैं, HCN की अगर हम बात कर लेते हैं, इसको हाइड्रोजन साइनाइड बोला गया, नहीं हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं। इसका मतलब मेरे पास हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की हम बात करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस आपका दे रखा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इस क्वेश्चन के आंसर्स हमारे होने चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड तो हमारा होगा ही। अच्छा, और कार्बनिक गैसीय पदार्थ आपसे पूछा गया। एक मिनट सर, एक मिनट आपको ध्यान रखना है। एक मिनट आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं ना, आपका दूसरा और तीसरा दोनों आपका राइट आंसर है। आप ध्यान रखना मेरे भाई कि ये जो फॉस्फिन गैस होता है हमारा टॉक्सिक गैस होता है, ध्यान रखेंगे। चलो इस पर हम फोकस करते हैं। ये जो फॉक्सिन गैस हमारा होता है ये कैसा होता है? ये टॉक्सिक गैस होता है, याद रखना। ये हमारा कैसा गैस होगा? तो ये हमारा टॉक्सिक गैस होता है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड की बात, साइनाइड की बात करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, तो ये दोनों अकार्बनिक गैसेस में हमारा होता है। अकार्बनिक गैस हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। अगर अकार्बनिक गैसेस की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ध्यान रखिए, कार्बन के आधार पर हम नहीं कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, चूंकि हम गैसीय अवस्था को देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हमारा होता है। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की हम बात कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या तो गैसीय प्रदूषक बोला गया। मेरे में प्रदूषक को भी यहाँ पर देखना है। तो अगर प्रदूषक अगर बोला गया तो फॉस्फिन हमारा टॉक्सिक गैस होता है, हमारा प्रदूषक हमारा नहीं होता है। हम कहेंगे यही दोनों हमारा होता है। तो यहाँ पर 2 और 3 हमारा मीथेन गैस भी हमारा प्रदूषक नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे मीथेन गैस हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है, याद रखना। ये प्रदूषक गैस नहीं होगा, तो हम दोनों को हटा देंगे। 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे मेरे भाई यही चीज साइंस का हमारा चल रहा है, सेशन 3 वाला जो हमारा सेशन है ये चल रहा है। सेशन 2 भी अवेलेबल है, सेशन 1 भी आपको अवेलेबल होगा। सेशन 3 हमारा स्टार्ट हुआ, जिसका हम ये 41 से लेकर के 60 तक ये होगा। आज 41 नंबर सेट का डिस्कशन आपका चल रहा है। ऐसे करके टोटल 60 तक आप इसमें पहुंचेंगे। 20 सेट आपको दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये चीज आपको अवेलेबल है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर हमारा कैसा होता है? ये तो मेरे भाई कई बार क्वेश्चन पूछता है। इसी को कहते हैं हम कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि जल में, किसमें मेरे भाई? तो जल में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तो यही हमारा H2CO3 का निर्माण करता है। और जो H2CO3 होता है इसी को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और जो कार्बोनिक एसिड हमारा ये बनता है, इसको हम लोग दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। ये हमारा दुर्बल अम्ल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दुर्बल अम्ल कहने का मतलब हमारा होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई कि ये दुर्बल अम्ल, अम्ल तो है लेकिन ये दुर्बल अम्ल होगा, ध्यान रखेंगे। तो कार्बोनिक एसिड हमारा होगा जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, ऑक्सीकारक नहीं बनाएगा, क्षारीय प्रकृति तो नहीं होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और कार्बोनिक एसिड हमारा दुर्बल अम्ल होता है, ये चीज ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर जल से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर प्रवाहित करेंगे तो कौन सा गैसेस निकले, कौन सा हमारा यहाँ पर हम कहेंगे एसिड्स का निर्माण, कार्बोनिक एसिड्स का निर्माण होता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। इसी को सोडा वाटर कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इससे केमिकल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी धातु है? इसमें से अगर सबसे भारी अगर बोलेगा तो मेरे भाई हम प्लेटिनम की बात करते हैं, ये हमारा सबसे भारी धातु में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राई आइस, मेरे भाई शुष्क बर्फ की बात करते हैं, तो शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस की बात करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में मैंने कई बार आपको बता रखा। आगे चलते हैं, वर्मी कल्चर के बारे में हम बात करते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर हम वर्मी कल्चर की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम वर्मी कल्चर की बात करते हैं तो वर्मी कल्चर से ही वर्मी कंपोस्ट बनता है, इस बात को आप समझिए। वर्मी कल्चर से हमारा क्या बनता है? तो वर्मी कंपोस्ट बनता है, इसको कृमि खाद कहते हैं। वर्मी कल्चर से मेरे भाई हम कहते हैं कि वर्मी कल्चर से वर्मी कंपोस्ट की हम बात करते हैं। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कहेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर मेरे भाई वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ये बनाया जाता है।
ये हमारा यहाँ पर हम कहेंगे ये बनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वर्मी कंपोस्ट करने के लिए हम कृमि खाद की हम नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो कृमि खाद हम कहते हैं। और जो कृमि खाद होता है उसके लिए हम कहेंगे जो वर्मी कल्चर हमारा होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो वर्मी कल्चर मेरे भाई याद रखना अर्थवॉर्म के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, तो कहेंगे यहाँ पर अर्थवॉर्म के द्वारा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये अर्थवॉर्म के द्वारा हमारा होता है। और अर्थवॉर्म मेरे भाई मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो वर्मी कल्चर में हमारा कौन इस्तेमाल होता है, तो कहेंगे अर्थवॉर्म होता है। और कई बार तो मेरे भाई ये भी पूछा गया है कि ये जो अर्थवॉर्म हमारे होते हैं ये कौन सा अर्थवॉर्म होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्मी कल्चर की हम बात करते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अगर हम वर्मी कल्चर की अगर हम बात करते हैं इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो हम यहाँ पर अर्थवॉर्म की बात करते हैं। लेकिन मेरे भाई इस बात को आप जान लीजिए कि जो भी अर्थवॉर्म होंगे वो कौन कौन से अर्थवॉर्म होगा, दो एग्जांपल्स हम आपको लिखाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक हमारा इसेनिया फोर्टिटा की बात करते हैं, एक हमारा किसकी बात करते हैं, तो इसका नाम है इसेनिया, ध्यान रखिएगा, इसेनिया फोर्टिटा की हम बात करते हैं। ये इसेनिया फोर्टिटा की हम बात करते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये अर्थवॉर्म का नाम होता है जो कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसेनिया फोर्टिटा की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, तो लंब्रिकस रूबेला की हम रूबेलस की बात करते हैं, लंब्रिकस रूबेलस की बात करते हैं। ये हमारा कैसा कहेंगे, लंब्रिकस, ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर लंब्रिकस की बात करते हैं। दूसरा हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे यहाँ पर हम लोग सीधा कहेंगे ये हमारा लंब्रिकस, ध्यान रखेंगे लंब्रिकस, नाम तो मेरे पे उटपटांग है लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, इसको रूबेलस कहते हैं। ये लंब्रिकस रूबेलस की हम बात करते हैं, दो नाम याद रखिएगा। यही अर्थवॉर्म हमारा यहाँ पर वर्मी कल्चर करता है, कृमि खाद तैयार करता है। और याद रखना वर्मी कल्चर से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कैसे करता है, तो इसमें मेरे भाई आपको ध्यान रखना है ये क्या करता है, तो जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है। तो अर्थवॉर्म का काम होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ करके हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर टैप वर्म की बात करें, इसको फीता कृमि कहते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थिस का हमारा जीव होता है, ध्यान रखेंगे। और थ्रेड वर्म जो आप यहां पर देख रहे हैं ये नेमाटोड्स हमारा होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। मेन जो बताना तो हम बता दिए, लेकिन ये दोनों नाम जरूर याद रखिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, ये नाम पूछ लिया गया, दोनों अर्थवॉर्म के नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नाइट्रीकारी जीवाणु जो हमारा होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हमारा होता है, वो कौन कौन सा बैक्टीरिया हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मेरे भाई नाइट्रोसोमोनास हमारा होता है, एक हमारा नाइट्रोबैक्टर भी होता है। तो एक हमारा कैसा होगा, तो इसको हम लोग नाइट्रोसोनोमोनास की मोनास की हम बात करते हैं। नाइट्रोसोमोनास हमारा बैक्टीरिया है, ये भी हमारा होता है। और एक दूसरा हमारा नाइट्रोबैक्टर होता है, एक दूसरा हमारा क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर की हम बात करते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया हमारा क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पर ये दोनों के दोनों हमारे नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया होता है। लेकिन यही नाइट्रोकारी बैक्टीरिया, नाइट्रिकारी बैक्टीरिया हमारा क्या करता है, तो हम कहेंगे जो अमोनिया होता है या फिर जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोइड्स में बदल देता है। या फिर आप कह सकते हैं यही क्या करता है, तो कहेंगे मिट्टी के अंदर जो अमोनिया होता है, उसके अंदर जो अमोनिया होता है, अमोनिया को किसमें बदल देता है, कहेंगे अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है, इस बात को ध्यान रखना। अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। और जब अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है तो इसी नाइट्रेट से उसको क्या मिलता है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और इसी नाइट्रेट से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इस मिट्टी की क्या बढ़ जाती है, तो कहेंगे मिट्टी के उर्वरा शक्ति की हम बात करते हैं। मिट्टी के जो उर्वरा शक्ति है, इसी से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होगी, तो यहाँ पर बढ़ जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई जो नाइट्रिकारी बैक्टीरिया हमारा होता है, इसको हम रसायन पोषी के नाम से हम जानते हैं। ये कैसा है, तो इसको हम लोग रसायन पोषी कहते हैं। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम वहां पर बात करते हैं, अगर मेरे भाई हम स्वपोषी की बात करते हैं, याद रखना जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये हमारा ऑटोट्रॉप्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरी बात अगर मेरे भाई हम यहाँ पर बात करते हैं परपोषी का, जिसको या विषम पोषी भी आप कह सकते हैं। अगर हम इसको विषम पोषी कहें तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, परपोषी विषम पोषी, इसको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से मेरे स्वपोषी विषम पोषी, जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको स्वपोषी, जो दूसरे से भोजन ग्रहण करता है उसको विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। और इसी तरीके से हमारा रसायन पोषी भी हमारा होता है। हमारा कौन सा होता है, कहेंगे यहाँ पर रसायन पोषी की हम बात करते हैं। और मेरे भाई जो रसायन पोषी होता है ना, इसका नाम याद रख लीजिएगा, इसको कीमोट्रॉप्स के नाम से हम लोग जानते हैं।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कीमोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रसायन पोषी भी आपको ध्यान रखना, कीमोट्रॉप्स कहते हैं। एक हमारा मृतोपजीवी होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर मृतोपजीवी लिख देते हैं। ये हमारा मृतोपजीवी की हम बात करते हैं, ये मृतोपजीवी हमारा होता है। तो मृतोपजीवी हम उसको कहते हैं जो सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करता है। जो सड़े गले पदार्थ, जो सड़े गले पदार्थ, जो सड़े गले पदार्थ, ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है, जो सड़े गले पदार्थ से, जो सड़े गले पदार्थ से भोजन ग्रहण करता, उसी को तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसी को हम यहाँ पर मृतोपजीवी के नाम से भी जानते हैं। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये साफ साफ है, इसमें सारे कवक आते हैं, मृतोपजीवी कवक होता है। ये रसायन पोषी है जिसमें हमारे ये सब बैक्टर आते हैं, इसको नाइट्रिकारी बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये हमारा रसायन पोषी होता है, क्योंकि मेरे भाई ये अमोनिया को नाइट्रेट्स में बदलता है, हमारा इस तरीके से ध्यान रखना, इसलिए इसको रसायन पोषी कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको स्वपोषी, जो दूसरों पर भोजन करता है वो हमारा विषम पोषी होता है। ये 4 गो बात आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला है एक बीज पत्री की हम बात करते हैं। मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक बीज पत्री की बात होती है तो एक बीज पत्री में क्या होगा, मूसलाधार तृतीय पुष्प होता है। मेरे भाई इस बात को आप सब समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम एक बीज पत्री की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम एक बीज पत्री की हम बात करते हैं तो जो एक बीज पत्री हमारा होता है इसको मोनोकॉट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मोनोकॉट कहते हैं। और जो मोनोकॉट हमारा होता है इसको हम एक बीज पत्री कहते हैं। याद रखना, इसके बीज 2 भाग में नहीं बंटते हैं। मोनोकॉट जिसके बीज ध्यान में रखना, जिसके बीज जो होते हैं ये 2 भाग में, जिसके बीज 2 भाग में नहीं बंटते हैं, जिसके बीज 2 भाग में नहीं बंटते हैं, जिसके बीज 2 भाग में नहीं बंटते हैं उसको मोनोकॉट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात है मेरे भाई, अगर कोई मोनोकॉट है, अगर जिसके दो भाग में नहीं बटेगा, जो मोनोकॉट होता है उसके जो फूल होते हैं उस फूल में हम कहेंगे इसमें पैरेलल वेन्स होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कैसा वेन्स होता है कि इसमें पैरेलल वेन्स होता है। इसमें कैसा वेन्स होगा तो इसमें पैरेलल वेन्स होता है, ध्यान रखेंगे। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसके जो फूल होते हैं ये हमारा त्रिपत्री हमारा होता है, इस तरीके का हमारा होता है। ये इस तरीके का हमारा होता है, इसमें 3 को पत्तियां होती है। जो मोनोकॉट हमारा होता है जनरली इसकी हम बात कर रहे थे, तो इसीलिए मेरे भाई ये तृतीय पुष्प का हमारा होता है। ध्यान रखिएगा, एक बीज पत्री हमारा जो होता है। लेकिन अगर हम इसी को द्विबीज पत्री की अगर हम बात करते हैं तो द्विबीज पत्री के बीज जो होते हैं 2 भाग में बट जाते हैं। और इसमें द्विबीज पत्री में हमारा रेटिकुलेट वेन्स होते हैं, जालीनुमा संरचना का वेन्स होता है उसके अंदर पत्ती में, और उसमें 3 से अधिक हमारे पत्तियां डेवलप करती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल से बाहर निकाली जाने वाली मत्स्य मर जाती है। मेरे भाई जल से बाहर अगर मछली को निकालिएगा तो मछली मर ही जाएगी, क्योंकि मछली किससे जिंदा रहता है, तो मेरे भाई मछली जिंदा रहता है जल में घुले हुए ऑक्सीजन से, वो जिंदा रहता है। बाहर के ऑक्सीजन से वो जिंदा नहीं रहता, जल में घुले हुए ऑक्सीजन से वो जिंदा रहता है। इसलिए मछली को बाहर निकालिएगा तो मछली मर जाती है। तो ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाता है। वो जल में घुले हुए जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं उसी से वो क्या होता है, जिंदा रहता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बेहद ही खूबसूरत है, इस बात को ध्यान रखना। अगर टमाटर का रंग बोला है, इसका मतलब पिगमेंट की बात कर रहा है मेरे भाई। टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है लाइकोपीन पिगमेंट के कारण। ये किसके कारण होता है, एक पिगमेंट होता है इसको लाइकोपीन पिगमेंट कहते हैं। किस पिगमेंट के कारण हमारा ये रंग लाल होता है, हम लोग कहेंगे यहाँ पर हम लाइकोपीन पिगमेंट की हम बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा, लाइकोपीन पिगमेंट की हम बात करते हैं। और जो लाइकोपीन पिगमेंट के कारण हम कहते हैं कि टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। ये लाइकोपीन पिगमेंट के कारण हम बात करते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको समझना है मेरे भाई, तो टमाटर का रंग है। दूसरी बात आपको समझना है, जो मिर्ची होता है, इस बात को समझना मेरे भाई। अगर हम मिर्ची की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, जो मिर्ची हमारा होता है, तो मिर्ची का जो पाउडर होता है, इस मिर्ची के पाउडर में क्या होता है, इसमें हमारा याद रखना मेरे भाई विटामिन सी भी मौजूद होता है। मिर्ची का जो पाउडर हमारा होता है उसमें पोटासियम होता है, विटामिन सी भी होता है। इसमें और क्या होगा कि इसमें हम पोटासियम की बात करते हैं, पोटेशियम भी मौजूद होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें पोटासियम भी होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, जो मिर्ची का पाउडर होता है उसमें हमारा क्या होता है, कहेंगे मिर्ची के पाउडर में हमारा कैप्साइसिन होता है, याद रखेंगे। इसमें क्या होगा तो मेरे भाई याद रखना, कैप्साइसिन की हम बात, कैप्साइसिन हमारा होता है, ध्यान रखना। ये मिर्ची के पाउडर में होता है, उसके बीच की हम बात करते हैं। और एंथोसाइनिन तो सबको पता होगा, ये फूल का रंग, फल का रंग जो हमारा होता है अलग अलग कलर में मिलता है, उसको एंथोसाइनिन कहते हैं। उसी के रंग के कारण हमारा अलग अलग लाल लाल कलर दिखता है, फूल और फल का रंग एंथोसाइनिन के कारण।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है, कहता है कि मेरे भाई अधोभूमि उत्पादित सब्जियां कौन सी रूपांतरित जड़ होती है। मेरे भाई जड़ की बात कर रहा है तो हम आलू की तो बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आलू हमारा मॉडिफाइड स्टेम होता है, ये तना की बात करते हैं, ये तो हमारा नहीं होगा। मंडा भी हमारा नहीं होगा। हम कहेंगे शकरकंद की बात करेंगे। शकरकंद मेरे भाई हम लोग कहते हैं इसका जड़ खाते हैं। और मॉडिफाइड जो हमारा रूट होता है वो सलजम होगा, गाजर होगा। हम कहेंगे मेरे भाई गाजर हो गया, सलजम हो गया, ये सब हमारा हो सकता है। बीट हमारा हो गया, शकरकंद हमारा हो गया, ये सब हमारा मॉडिफाइड इसमें जड़ होता है, मॉडिफाइड रूट होता है। मॉडिफाइड स्टेम हमारा किस में होगा, तो कहेंगे आलू में होता है, या फिर हम लोग कहेंगे गिंजर वगैरह में हमारा होता है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे सारथी बैच बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए मेरे भाई कॉमन पेपर के लिए विकास सर के द्वारा दिया गया है। 6 to 8 9 10 11 12 के लिए आपके लिए सारथी बैच, ये कॉमन पेपर की तैयारी कराने के लिए सर ये बैच दिए हैं। तो इस बैच से आप जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तो दलहनी फसल में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है। मेरे गांठ बनाने के लिए जो आवश्यक हमारा होता है वो कौन सा होगा, तो याद रखना बोरोन और मॉलिबेडनम होता है। एक तो बोरोन हमारा होगा ही, दूसरा मॉलिबेडनम होता है, इसको एमओ से दिखाते हैं। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉली बेंडनम के नाम से हम लोग, बेंडनम के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। तो बोरोन और मॉलिबेंडनम दो टर्म हमारे सामने यहां पर देख रहा है, एक तो बोरोन है, दूसरा हमारा मॉलिबेंडनम होता है। तो बोरोन और जो मॉलिबेंडनम हमारा होता है, ये दोनों क्या करता है मेरे भाई, गांठ बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। इस बात को ध्यान रखना। नाइट्रोजन तो मेरे भाई जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करता, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये लेकिन बोरोन और मॉलिबेंडनम दो टर्म याद रखें। एमओ का मतलब मॉलिबेंडनम की बात करते हैं, ये हमारा गांठ बनाता है। और जो दलहनी फसल होते हैं उसके जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो उसके अंदर क्या करता है, जाल जैसा हमारा संरचना बनाता है। और वहीं पर हमारा क्या होता है, कहेंगे दलहनी फसल के जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ऑक्सीजनोमीटर मेरे भाई, पौधे डेली डेली पौधा की लंबाई कितनी बढ़ती है, ये कौन बताता है, तो कहेंगे पौधे की वृद्धि दर को। मेरे भाई पौधे की वृद्धि दर को, वृद्धि को नहीं, पौधे की वृद्धि को नहीं, पौधे की वृद्धि दर को मापता है। दर का मतलब होता है कि एक दिन में कितना पौधे की लंबाई बढ़ गई, उसको मापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग की हम बात करते हैं मेरे भाई। भोजन का अगर प्रमुख अंग आपसे पूछा गया है, भोजन का अगर प्रमुख अंग अगर आपसे पूछा गया, भोजन का अगर प्रमुख अंग अगर आपसे पूछा गया, प्रमुख अंग की अगर बात करते हैं, तो मेरे भाई भोजन का जो प्रमुख अंग हमारा होता है हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। और किसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर हम लोग प्रोटीन की भी बात कर लेते हैं, इससे भी एनर्जी हमारा मिलता है। साथ ही साथ मेरे भाई हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को फैट भी, यहां से फैट से भी एनर्जी मेरे भाई, ये हमारा प्रमुख अंग होता है। इसलिए तो हम भोजन करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिलता है। और जिससे एनर्जी मिलता है वो हमारे ये सामने है। ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी मिलता नहीं है, स्टार्च से डायरेक्ट एनर्जी मिलता नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग टेक आउट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में अगर हमारा एनर्जी कहीं मिलता तो वो फैट से, उसके बाद अगर किसी से मिलता तो हमारा वो प्रोटीन हमारा होता है। सबसे कम एनर्जी अगर हमें मिलता तो किससे मिलता, तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ये ऑर्डर भी आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रखना मेरे भाई। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। भोजन हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। यानी मेरे भाई ये हमारा ऊर्जा का ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा किसके रूप में, तो ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये एनर्जी का ऑर्डर हमारा होता है इस तरीके से, फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी, उसके बाद प्रोटीन, और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो मुख्य रूप से अगर बोलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग यहाँ टिक आउट करेंगे। आगे चलते हैं। और स्टार्च जो हमारा होता है, स्टार्च और ग्लूकोज से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, लेकिन उन दोनों से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट एनर्जी मिलता है। स्कर्वी रोग मेरे पे विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आपको जानते होंगे जरप्थैल्मिया होता है, नहीं रतौंधी की बात करते हैं। विटामिन B12 यानी कि हमारा साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट धातु होता है। आगे चलते हैं। फेफड़ों में गैसों का विनिमय जो होता है एल्बुलाई पर होता है। मैंने कितनी बार बताया मेरे भाई, एल्बुलाई जो हमारा होता है फेफड़ा का पार्ट्स है, और फेफड़े के अंदर एल्बुलाई होता है, कुपिका होता है, जो छोटी छोटी संरचना में होता है, और उसी में हम कहते हैं इस तरीके का चीजें आती है। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है, ये फेफड़ा जो हमारा होता है, लाइट लंग्स की हम बात करते हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लंग्स की बात करते हैं, ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लंग्स की बात करते हैं। फेफड़ों में जो गैसों का विनिमय होता है वो कहां पर, तो एल्बुलाई में होता है, कुपिका उसी को कहते हैं। कितनी बार बता चुके हैं, आज हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। आगे चलते हैं। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, हमारी किडनी जब कार्य करना बंद कर देती है मेरे भाई, तो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। जब हमारी ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो हमारे ब्लड में अशुद्धियां आ जाएगी। नहीं, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जमा होंगे, तो अपशिष्ट पदार्थ हमारे ब्लड में जमा होंगे। तो मेरे भाई ब्लड में क्या जमा होंगे, तो हमारे रक्त में
नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ हमारे जमा हो जाएंगे, यानी कि जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो हमारा यहाँ पर जमा हो जाएगा। और कहते हैं कि मेरे भाई इस तरीके से लोग इससे बीमार भी हो जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा हार्मोन है? हार्मोन के बारे में आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा हमारा हार्मोन है, ये आपको बताना है। बताइए मेरे भाई कि इनमें से कौन सा हमारा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा हमारा हार्मोन है? तो इंसुलिन हमारा एक प्रकार का हार्मोन है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। ये तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये हमारा इन्वर्टेज इंजाइम्स होता है। लेकिन एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, कि जो इन्वर्टेज इंजाइम्स होता है ये क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना। अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज को किस में बदल देता है? तो कहेंगे सुक्रोज को हमारा ये किस में बदल देता है? तो कहेंगे जो भी हमारे इन्वर्टेज एंजाइम्स होता है, चूंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दो तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आपके इन्वर्टेज एंजाइम पर क्वेश्चन आ गया है और ये कहते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको बदल देता है। ये किसमें? तो आपको याद रखिएगा, लिख करके चिपका लीजिएगा, इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और हम फ्रक्टोज की बात करते हैं, और ग्लूकोज हमारा मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, और हमारा दो मोनोसेक्राइड अगर मिल जाता है तो एक डाइसेक्राइड का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर जिसकी जरूरत होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम कहते हैं। यहां पर कौन सा एंजाइम हमारा काम करता है? तो याद रखना मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं, ये हमारा इन्वर्टेज एंजाइम होता है, इसी को इन्वर्टेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये इन्वर्टेज हमारा एक प्रकार का एंजाइम है, ये कोई हार्मोन्स नहीं है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक और चीज आप जान लीजिए मेरे भाई, एक और चीज हमारा जान लीजिए कि ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज है ये टूटता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो ये इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। ये किसका? तो इथाइल एल्कोहल का निर्माण करता है। एक बात बच्चे को पता होगा कि ग्लूकोज जब टूटता है तो इसी से किसका निर्माण होगा? तो इथाइल एल्कोहल का निर्माण होगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारा फॉर्म करता है। तो यहां पर जो एंजाइम्स काम करता है मेरे भाई, इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स काम करता है उसको जाइमेज एंजाइम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जाइमेज एंजाइम के नाम से जानते हैं, ये हमारा जाइमेज एंजाइम होता है। एक बात आप जान लीजिए, ये जो जाइमेज एंजाइम एंजाइम का सिक्रेशन होता है, का सिक्रेशन की अगर बात करते हैं, ये ईस्ट के द्वारा किया जाता है। ये ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है, हम कहेंगे खमीर की हम बात करते हैं, ये खमीर के द्वारा का सिक्रेशन ईस्ट के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा? तो कहेंगे ईस्ट के द्वारा हमारा होता है, क्योंकि मेरे भाई जो ईस्ट होता है वही ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, किण्वन विधि से कहते हैं, शराब बनाने की विधि होती है, ये शराब होता है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक प्रकार का एंजाइम, ये भी एक प्रकार का एंजाइम होता है। सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो हमारा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और यहां पर ईस्ट इसका सिक्रेशन करता है। एंजाइम, ये एंजाइम का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मेरे पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हीमोफीलिया मेरे आनुवांशिक डिजीज होता है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है। रुधिर का स्कंदन नहीं होना, स्कंदन करने वाला ब्लड कोगुलेशन की हम बात करते हैं। याद रखना मेरे भाई, हीमोफीलिया अगर किसी को डिजीज होता है ना, उसके ब्लड क्लॉट नहीं करते हैं। सबसे पहले रानी विक्टोरिया में देखने को मिला था, और ये अनुवांशिक डिजीज होता है हीमोफीलिया, याद रखिएगा। अगर किसी में अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो उसका ब्लीडिंग अगर अगर कहीं कट हो गया तो फिर ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, ब्लड में ब्लड क्लॉट होवे नहीं करेगा, क्योंकि अगर ब्लीडिंग तभी रुकता है जब ब्लड क्लॉट होता है। ये एक हमारा अनुवांशिक डिजीज होता है, और अनुवांशिक डिजीज का कोई इलाज नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई। तो आज का जो डिस्कशन था वो हमारा यहीं पर होता है संपन्न। और लेकिन हम आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे, जितने लोग लाइव देखते हैं सभी लोग एक बार जाते जाते मेरे भाई एक बार जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। कैसा लगता है ये सेशन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हम कोशिश करेंगे मेरे भाई आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ और भी बेहतरीन चीजें हम आपको प्रोवाइड करते रहें। बाद बाकी अगर आपका प्यार और अगर आपका विश्वास अगर रहा तो आपके लिए और भी मेहनत करके सरस्वती पूजा के बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी वगैरह पे भी काम करेंगे, क्योंकि हर तरह की चीज को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। इस बार किसी भी सूरत में एक एक बच्चे का सिलेक्शन कराना है जो मेरे से जुड़ेगा। बस मेरा टारगेट यही है, यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर किसी पैड क्लासेस के माध्यम से हो, या फिर कैसे भी हो, आपका रिजल्ट मुझे चाहिए और आप रिजल्ट दीजिए, आप जरूर कर जाइएगा। आप एकदम दिन रात मेहनत कीजिए, मत सोचिए कि मेरे से नहीं होगा। हम कहते हैं कि हमेशा ये सोचिए कि मेरे से ही होगा, और इसी विश्वास के साथ आप तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट श्योर होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। और धन्यवाद, आप लोग लगातार साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में, कल सुबह के 9:15 नियुक्ति बैच की क्लासेस में हम आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, ओके, बाय बाय।
पांडे नीति जी कह रहे हैं सर टीजीटी के लिए वाली नियुक्ति बैच लिया है। अगर आपको लगता है कि हमारी थ्योरी बहुत अच्छी है तो नियुक्ति बैच से आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो थ्योरी बैच के लिए इंजेक्शन बैच आपके लिए है अवेलेबल। इंजेक्शन बैच की क्लासेस आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।